हमें हमारे पेरेंट्स ने हमेशा बताया कि सेविंग करो, सेविंग करो, सेविंग करो, सेविंग करो, हमने यही सुना है। लेकिन कहाँ पे सेविंग करना है, ये नहीं बताया। हमें सेविंग की एक्चुअल ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, ताकि ओल्ड एज तक हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा ख़्याल रखे। ऑब्वियसली ये ऐसा एक टॉपिक है जहाँ पे हमें एक प्रोफ़ेशनल की ज़रूरत रहती है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो काफ़ी एक प्रोफ़ेशनल गाइड है या फिर आप कह सकते हो कि वो हमें प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो है सीए जितेंद्र गुप्ता, जिनका अगर मैं कहूँ कि द इंटरेस्ट जो रहता है कि जेन को कैसे एक एजुकेट करे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और साथ ही साथ उसको इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाना है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी जेनज़ीज़ हैं, वो खुद ये वीडियो देखें और अपने फैमिली के साथ देखें। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द पॉडकास्ट। दी हर्षल टॉक शो में स्वागत है जितेंद्र जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ हर्षल जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपके टॉक शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। आई विल बी हैप्पी टू शेयर माय एक्सपीरियंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनेंस रिलेटेड रहेगा कि बेसिक नीड्स कैसे रहती है, क्या हमें समझना चाहिए? क्योंकि जनरली हमें कहा जाता है कि आप सेविंग करो, लेकिन ये नहीं कहा जाता है कि इन्वेस्ट करो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि ये जो पॉडकास्ट है हमारा, तो ये बेसिकली जाएगा जेनज़ीज़ के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। क्योंकि जेनज़ी ने जो सीखा है अपने पेरेंट्स से सीखा है और उनके पेरेंट ने उनको बताया है कि आप सिर्फ़ सेविंग करो। तो जेनज़ी भी शायद तक कि वही सोच रहे होंगे या फिर और कुछ सोच रहे होंगे, तो हम ये आज एनालाइज़ करेंगे। जनरली मैं जो पॉडकास्ट का स्टार्ट करता हूँ, वो एक सिंपल क्वेश्चन से करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से करूँगा कि मनी की साइकोलॉजी क्या रहती है? नॉर्मली हर्षल अगर आप देखेंगे ना, लोग क्या कहते हैं मनी के बारे में? तो मनी के बारे में लोग कहते हैं कि मनी हाथ का मैल है। करेक्ट, कुछ नहीं है, मनी क्या है? कुछ भी नहीं है। सुबह जब अगर आप हम जब सो के उठते हैं, तो हम लोग जब स्पिरिचुअल बातें सुनते हैं या स्पिरिचुअल टीवी में न्यूज़ देखते हैं, तो लगता है क्या है? कुछ नहीं है, मनी कुछ भी नहीं है, मोह-माया है, सब त्याग दो, कुछ नहीं चाहिए। बट जो भाषण दे रहे होते हैं, वो पैसे ले रहे होते हैं उसके। लेकिन हम सोचते हैं कि मनी का कोई यूज़ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम दोपहर में आते हैं वापस, तो फिर हमको अपना घर भी चलाना है, बच्चे को पढ़ाना भी है, तो पैसा तो चाहिए, बराबर ना? तो करेक्ट, पैसे तो एक्चुअली नीड है अपनी। लेकिन नाउ वही है कि पैसा क्या है कि आपको एक चॉइस देता है। क्या चॉइस देता है? कि आप कहाँ घूमने जाएँगे। अब पैसा नहीं है तो हम महाबलेश्वर भी जा सकते हैं, लेकिन पैसा अगर है तो हम स्विट्ज़रलैंड भी जा सकते हैं। सिमिलरली पैसे अगर नहीं है तो बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। तो पैसा जो है ना एक चॉइस देता है अपने को। मतलब अगर नहीं है पैसा तो आपकी जो चिंताएँ हैं ना, बहुत सारी चिंता आपको पैसे के कारण होती है, जो कम हो सकती है एक्चुअली। तो मनी को आपको काम पे लगाना पड़ेगा, मनी को आपको बताना पड़ेगा कि क्या करना है, आपके लिए वो काम करेगा। जैसे आज के डेट में हम काम कर रहे हैं, हम जाते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, अपना समय देते हैं, तो हम पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर हम उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर दें, सही जगह लगा दें, तो हमारे लिए काम करेगा और हमारे लिए पैसा और पैसा बना के लेके आएगा। करेक्ट। सेकंड मेरा एक टफ क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या हर इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है? फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है ना हर्षल, देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी सबके लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना हमको नॉलेज देता है कि आज के डेट में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन हम कहाँ इन्वेस्ट करें? आज के डेट में एफडी भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, गोल्ड भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इन्वेस्ट करें कहाँ? हमारे बहुत सारे गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, जैसे कि हमारे बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे की शादी हमको करनी है, सिमिलरली हमको कहीं घूमने जाना है, कोई घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, वो सब हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं। तो उसको पूरा करें कहाँ? कहाँ पैसा लगाएँ हम, ताकि हमारा पैसा ग्रो हो और उस गोल्स को पूरा करने में मदद करे एक्चुअली। तो फाइनेंशियल लिटरेसी इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक नॉलेज देता है ये, आपको एक प्लेटफ़ॉर्म देता है कि आप जो जानकारी है उसका यूज़ करें और उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करें, ताकि आपका पैसा ग्रो सही जगह पे हो एक्चुअली और आपके गोल्स को पूरा करने में वो हेल्प करे। एक और कहा जाता है और एक टर्म है कि जो है द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब काफ़ी बार ऐसा लगता है कि हम हमारा जॉब करते हैं फिर बिज़नेस करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम नहीं मिला सकते। हमारा कुछ ना कुछ लोन चालू रहते हैं, दिन भर का हमारा वही रहता है कि 30 तारीख का हमारा पैसा इतना जमा होना चाहिए ताकि नेक्स्ट महीने का खर्चा निकल जाए करके हमारा। तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या सही में हो सकता है या फिर ये सिर्फ़ एक मिथ है?
देखिए एक्चुअली अब इसको हैंड टू माउथ सिचुएशन कहते हैं एक्चुअली, जो कि सैलरी हमने कमाया 1 तारीख को पैसा या 30 तारीख को पैसा आया और पता चला कि 1 से 2 तारीख में सारा चला गया, ईएमआई का खर्चा चला गया, बच्चे की स्कूल फीस चले गई, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस चले गए, तो बच्चे पैसे बचते ही नहीं। फिर हम लोग वापस देखने लगते हैं कि नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी। तो यस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। डेफ़िनेटली इसका एक प्रोसेस है कि एक प्रोसेस अगर हम फॉलो करेंगे तो अचीव कर सकते हैं। उसके कितने प्रोसेस हैं? नॉर्मली इसके 6 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स क्या होता है कि हमको सबसे पहला जो है एक इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना। बिकॉज़ क्या होता है लाइफ में कोई प्रेडिक्टेबल तो है नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है ना कि हम 3 से 6 महीने का एक्सपेंसेस जितना भी हमारा मंथली एक्सपेंसेस है उसका मल्टीप्लाई बाय 3 और 6 उतना पैसा आप एक सेपरेट जगह पे रख दें। सेविंग अकाउंट हो गया या आपका लिक्विड फंड, म्यूचुअल फंड, जहाँ से कि पैसा हम इमीडिएटली निकाल सकते हैं। ऐसा जगह पे पैसा होना चाहिए। पहला स्टेप ये है ताकि जब भी कोई इमरजेंसी हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ ना देखें, आप ये लिक्विड फंड की तरफ देखें। करेक्ट। आपके पास पैसा है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई या कुछ भी हो गया, आप इधर से पैसा निकाल के यूज़ कर सकते हैं। सेकंड स्टेप्स क्या है कि आप एक प्रोटेक्शन आपके पास होना चाहिए। एक आप टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए ताकि ये जो बिकॉज़ ये फाइनेंशियल प्लानिंग का जो प्रोसेस है और जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जर्नी है ना, ये 15 से 20 साल का है, ये छोटा नहीं है। अच्छा, तो मतलब 15 से 20 साल हमें रिगरसली उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, उसपे हम लोग बात करेंगे, अभी चर्चा करेंगे उसपे। तो सेकंड स्टेप ये है कि आप एक प्रोटेक्शन ले लें, जो कि प्योर टर्म इंश्योरेंस हो, ताकि अगर आपको कुछ हो गया, तो आपकी फैमिली का जो आपका जो ड्रीम है, वो रुकेगा नहीं, वो पूरा होगा एक्चुअली। जो आपका ये टर्म इंश्योरेंस है, वो पैसा आपकी फैमिली को मिल जाएगा। तो जो आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए आपने सोचा था, बच्चे की शादी के लिए सोचा था और आपका घर चलेगा, वो सोचा था, वो पूरा होगा एक्चुअली। तीसरा स्टेप क्या है टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद कि आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, ताकि अगर आप चल रहे हैं सही लेकिन कब नहीं चल सकते हैं ऐसा भी हो सकता है। करेक्ट। कभी आपको मेडिकल कोई सिचुएशन आ गई तो उस समय जो है ना ये हेल्थ इंश्योरेंस आपको हेल्प करेगा एक्चुअली। तो ये तीसरा स्टेप्स है कि फाइनेंशियल। उसके बाद चौथा स्टेप्स है कि अगर आपके पास कोई हाई कॉस्ट डेट है, मे बी आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड का डेट है या मे बी कोई आपके पास व्हीकल का लोन है, उसको आप पहले पे कर दें। बिकॉज़ जो क्रेडिट कार्ड का लोन होता है ना वो 3% मंथली और मे बी 36% एनुअल वो चार्ज करते हैं। ये आपके फाइनेंशियल सिस्टम को और प्लानिंग को ड्रेन कर सकते हैं। तो बेटर है कि उसको आप पहले पे कर दीजिए। देन पाँचवा जो प्रोसेस होता है, आप एक लिस्ट डाउन कर लें कि हमारे क्या गोल्स हैं लाइफ़ के, हमको क्या अचीव करना है। मे बी मेरे बच्चे का जो पढ़ाई है या मुझे कहीं घूमने जाना है या मुझे एक घर खरीदना है या मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, उसको आप एक बार पहले लिस्ट डाउन कर लें। एंड उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस है छठा, उसके बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर दे करना कि जो आपका गोल है, जैसे कि आपका गोल शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। जैसे शॉर्ट टर्म आपका व्हीकल खरीदना है, मे बी आपका 2 साल का गोल है कि 2 साल में मुझे गाड़ी खरीदनी है। तो उसके लिए आपको जो है दूसरा एक फंड में इकट्ठा करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपके पास लॉन्ग टर्म गोल है, मे बी बच्चे की शादी करनी है, 15 साल टाइम है, तो आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। बिकॉज़ वहाँ पे क्या है लॉन्ग टर्म टाइम है आपके पास, वो पैसा आपका धीरे-धीरे करके ग्रो होके एक बड़ा अक्यूमुलेटेड कॉर्पस बन जाएगा एंड आप उस फंड का यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली। तो ये 6 करेक्ट। प्रोसेस अगर कोई फॉलो करता है 15 से 20 साल में, डेफ़िनिटली वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकता है और ये लोगों ने किया भी है। बट प्रॉब्लम क्या है लोग टिक नहीं पाते। तो वही ये 15 से 20 साल आपको टाइम देना पड़ेगा, तो डेफ़िनिटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारे बच्चे कॉलेज के एज के हो जाएँगे या फिर 10th में रहेंगे, तब तक हम एक इंडिपेंडेंस लेवल पे आ जाएँगे, करेक्ट? करेक्ट। सो नॉर्मली क्या होता है ना हर्षल कि मैंने मेरे जो एक्सपीरियंस से देखा है, लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग को लोग डिले करते जाते हैं। क्या बोलते हैं कि अरे अभी तो जस्ट जॉब लगा है, अभी तो मेरे एंजॉय करने के दिन चालू हुए, अभी तो इतना दिन पेरेंट के पैसे से वो कर रहे थे, अभी खुद कमाएंगे, खुद खर्चा करेंगे। देन दूसरा उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, फिर बोलते हैं अभी तो शादी ही हुआ है। देन उसके बाद अभी तो बच्चा ही हुआ है। ऐसे करते-करते वो मिड एज में पहुँच जाते हैं और वो 45 करेक्ट। एज में पहुँच जाते हैं, तब सोचते हैं कि अरे! अभी तो मैंने कुछ जमा ही नहीं किया, अभी तो बच्चे का एजुकेशन मेरा पास दिख रहा है, अभी तो मेरा रिटायरमेंट भी दिखने लग गया एक्चुअली। तो वो जो है ना, आई थिंक थोड़ा जो है ना, मैंने मेरे एक्सपीरियंस से वो किया है कि लोग जो है ना थोड़ा डिले कर देते हैं एक्चुअली। अगर इसको हम पहले प्रायोरिटी करें, सी आइडियल टाइम क्या है कि जैसे ही बच्चा जन्म हुआ, उसी समय से प्लानिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, ताकि आपके पास समय है 18 साल टाइम। बिकॉज़ जब आपका बच्चा 18 साल का होगा तब मे बी 12 पास कर चुका होगा और उस समय उनको प्रोफ़ेशनल डिग्री के लिए या कोई इंजीनियरिंग कोर्स के लिए या डॉक्टरी के लिए आपको पैसा चाहिए और आपके पास पैसा रेडी है, बिकॉज़ आपके पास समय है एक्चुअली। बिकॉज़ करेक्ट। मार्केट में देखा गया है ना कि टाइम इज़ मैटर, नॉट टाइमिंग। हुँ, लोग क्या करते हैं टाइमिंग करने में जो है ना, टाइमिंग के लिए, वो कर करेक्ट। देते हैं, बट यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। तब जाके आपका जो है ना पैसा आपका ग्रो करेगा और बड़ा बनेगा और आपका जो फाइनेंशियल गोल्स है उसको पूरा अचीव करने में हेल्प करेगा एक्चुअली। ओके।
जैसे मैंने कहा था कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया था कि सेविंग करो करके, तो हमने जनरली एक ट्रेडिशनल वे से ही सेविंग देखा है या फिर किया है। जैसे सेविंग अकाउंट में रखो या फिर एफडी करो, प्रॉपर्टी परचेज़ कर लो या फिर गोल्ड परचेज़ कर लो। आज की डेट में शेयर मार्केट और जो म्यूचुअल फंड्स है वो ऐड हो गए इसमें। तो एग्ज़ैक्टली क्या लगता है कि किस प्रोपोर्शन में या फिर कौन-सा इन्वेस्टमेंट प्लान है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है? इसमें क्या है ना दरअसल कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन हमको ये असेस करना पड़ेगा कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए सही है। जैसे अगर सपोज कोई बंदा है जो कि अभी यंग है, अभी जस्ट उसने जॉब ज्वाइन ही किया है और वो रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से कर रहा है, तो उनके लिए क्या है, 25 साल 30 साल का समय है, उनके लिए म्यूचुअल फंड बेटर है, इक्विटी मार्केट बेटर है। लेकिन अगर कोई बंदा रिटायरमेंट के नज़दीक है या रिटायर कर चुका है, उनके लिए अगर हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है या उनको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर देन उनका क्या होगा कि उनका जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। और उस केस में उनको वैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि कम से कम कैपिटल प्रोटेक्शन दे एंड साथ-साथ थोड़ा रिटर्न भी दे। जैसे कि सीनियर सिटीज़न का जो स्कीम हो गया या आपका एफडी हो गया, वो सब क्या है कि कम से कम कैपिटल को पहला प्रोटेक्ट करेगा एंड आपको रिटर्न देगा थोड़ा, ताकि आपका जो है ना, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरा कर सकता है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अलग-अलग है, आपके गोल्स पे डिपेंड करता है कि आपके गोल्स कौन से हैं। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स अगर हैं, तो उसके लिए आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपका गोल लंबा है, जैसे कि आपका रिटायरमेंट का गोल है, आपका बच्चे के एजुकेशन का गोल है, मैरिज का गोल है, जो कि आपके पास टाइम है अभी, तो उसके लिए शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि एसेट एलोकेशन, जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो एसेट का एलोकेशन एक होना चाहिए कि चलिए एक सर्टेन परसेंटेज, नॉर्मली एक थंब रूल भी है कि जो आपका एज है ना, 100 में से माइनस करेंगे, उतना आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जैसे सपोज़ मान लीजिए आपका एज 25 है, तो 100 माइनस 25 75% आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके मतलब पास टाइम है। उतना रिस्क हम ले सकते हैं। उतना रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं बिकॉज़ हुँ, आपका हुँ, एज जो है ना कम है, तो आपके पास टाइम ज़्यादा है। मतलब यही एक करेक्ट। चीज़ पॉइंट यही है कि इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा है, लेकिन समय के साथ वो कम हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है ना ओके, कि अगर आप देखेंगे ना तो 7 साल का समय बोला जाता है कि अगर किसी बंदे का टाइम होराइज़न और टाइम फॉर द गोल 7 साल है, तो इक्विटी मार्केट गुड है। क्यों गुड है? क्योंकि तब तक इक्विटी मार्केट एक हाई साइकिल भी देख चुका होता है, एक लो साइकिल भी देख चुका है और एक करेक्ट, मिडल साइकिल भी देख चुका है और वो करेक्ट। रिटर्न देने की पोज़ीशन में आ जाता है और आपका लॉस होने का जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो ज़ीरो हो जाता है एक्चुअली। हुँ, तो हुँ, अगर हुँ। आपका गोल उससे ऊपर है, तो डेफ़िनेटली ये शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड मार्केट आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देने में मदद कर सकता है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र बात करता है कि आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना रिटर्न मिलेगा, ये सब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि मैं सबसे फ़ास्ट या फिर सबसे अच्छी तरीके से करोड़पति कैसे बन सकता हूँ? तो इसके लिए क्या है? अभी देखिए, करोड़पति बनने के कितने सारे तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम लॉटरी खरीद लें, नंबर 1, बराबर। बट हाँ, चांसेज़ क्या है? प्रोबेबिलिटी का गेम है, सारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का गेम है कि आप लॉटरी खरीद के करोड़पति बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं, बराबर है। लेकिन कितने में? मेबी 1 करोड़ में एक हो सकता है करोड़पति बनेगा। सिमिलरली दूसरा तरीका है, आप करोड़पति में चले जाओ। कौन बनेगा करोड़पति? देयर इज़ अ पॉपुलर शो, हुँ, हुँ। राइट? मेरा एक फ्रेंड है, मैं आपको जस्ट एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। 2000 में हम लोग पढ़ते थे, तभी मेरा एक फ्रेंड था, वो तब से कौन बनेगा करोड़पति में जाने का ट्राई कर रहा है। मतलब 25 ईयर्स हो गया उसको ट्राई करते हुए कि कौन बनेगा करोड़पति में जाएगा, अभी तक उसका नंबर नहीं आया। लेकिन देयर इज़ अ श्योर शॉट कि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं धीरे-धीरे करके, तो आप करोड़पति बनेंगे। एक थंब रूल है जो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, 15-15-15, कि अगर कोई बंदा और कोई इन्वेस्टर 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, उनका टाइम होराइज़न 15 ईयर्स है और 15 ईयर्स का 15% का रिटर्न मिलता है। 15,000 इन्वेस्ट करते हैं मंथली, 15 साल का टाइम होराइज़न है एंड 15% का रिटर्न मिलता है, जो मिल सकता है बिकॉज़ स्टॉक मार्केट ने हिस्टोरिकली दिया है। तो वो 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप सोचिए ओके, 15 साल में कोई बंदा 15-15 हज़ार करके करोड़पति श्योर शॉट बन सकता है। मतलब एप्रोक्सिमेटली 30 लैक्स के आसपास वो सेव करेगा, हाँ, तो आप समझिए कि 15 मोटा-मोटी साल में करेक्ट 15 साल एप्रोक्सिमेटली। इंटू 180 हाँ, और हाँ। मल्टीप्लाई बाय 15 मतलब 27 लाख। 27 लाख हाँ, रुपीज़ टोटल वो इन्वेस्ट करेगा एंड फाइनली वो 1 करोड़ का कॉर्पस जमा कर सकता है, जो कि रिटर्न, बिकॉज़ नॉर्मली क्या होता है ना इन्वेस्टिंग में हर्षल, कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है पहले
थोड़े दिनों में मतलब मे बी 7 साल, 8 साल, 9 साल में लगता है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। बिकॉज़ आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा रहता है। हाँ। आपने कंट्रीब्यूट किया, रिटर्न को बनने में टाइम लगता है। हुँ, हुँ, हुँ। बाद में उसके बाद जब वो ग्रो होता है ना, तो बहुत ही फ़ास्ट ग्रो होता है। वो क्युमुलेटिव वे से वो ग्रो होने कंपाउंडिंग लगे। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग जो है करेक्ट ना, हाँ। उसको एट्थ वंडर भी बोला जाता है हुँ, एक्चुअली, हुँ। बिकॉज़ वो कंपाउंडिंग जो है ना, लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा कंपाउंड होता है और आपका जो पैसा आपने कम लगाया, लेकिन आपका जो ग्रोथ है, वो ज़्यादा होता है। आप काफ़ी सारे सेमिनार लेते हो, अलग-अलग कंपनीज़ में भी जाते हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जेन ज़ी से आप एनकाउंटर होता ही होगा आपका, वो सवाल आपसे पूछते होंगे। तो उनके जो सेविंग पैटर्न्स है या फिर इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स है, वो उनके पेरेंट्स से कितने डिफ़र करते हैं? नॉर्मली क्या है ना हर्षल कि जो पेरेंट हमारे थे, वो थोड़े कंज़र्वेटिव थे। बट उनका ठीक है, उनका ठीक भी था, कंज़र्वेटिव थे और पहले के जब ज़माने में रिटर्न ज़्यादा मिलता था। अगर आप देखेंगे ना, अगर आप हिस्टोरिकल भी देखेंगे, तो पहले पीपीएफ में 12% रिटर्न मिलता था, एफडी में 12% रिटर्न मिलता था। बट धीरे-धीरे करके आज की डेट में जो एफडी है, वो 6% रिटर्न मिलता है। करेक्ट, उसमें से भी लगभग 30% या 20% जो भी आप इनकम टैक्स के स्लैब में है, वो आपका इनकम टैक्स वाले लेके जाते हैं, बाकी आपका लगभग 4.9, 4.8 ही बचता है। बट जो जेन ज़ी हमारे हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो पढ़ते हैं। वो रिस्क लेना भी प्रेफ़र करते हैं एंड वो इन्वेस्ट भी करते हैं, जो म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, इवन क्रिप्टो, दे एक्चुअली इन्वेस्ट इन क्रिप्टो ऑल्सो। तो उनका जो थॉट है ना, वो अलग ही है एक्चुअली। उन्होंने पेरेंट्स से सीखा है, लेकिन पेरेंट्स से सीखने के बाद उन्होंने क्वेश्चन भी किया है कि व्हाई नॉट, न्यू जो हमारे पास एवेन्यू है, उधर हम क्यों नहीं इन्वेस्ट करें? शेयर मार्केट में अगर मुझे 15% मिल रहा है और एफडी में अगर मुझे 6% मिल रहा है, तो व्हाई नॉट 15%? अगर मुझे क्रिप्टो में मान लीजिए अगर लॉन्ग टर्म में करूँ तो थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो क्यों नहीं? तो वो रिस्क लेना भी प्रेफ़र करते हैं और ज़्यादा रिटर्न अचीव करना भी प्रेफ़र करते हैं। तो वो थोड़ा डिफ़र करते हैं, बिकॉज़ पेरेंट का जो स्कूल ऑफ थॉट था। अब पेरेंट क्या थे, पेरेंट के पास क्या था, नॉर्मली क्या होता था तभी, एजेंट सिस्टम काम करता था। एक एजेंट आया, बोला करेक्ट। सर ये इंश्योरेंस जो है ले इंश्योरेंस ले लीजिए, लो। ये बढ़िया है। उन्होंने ले लिया, बिना कोई क्वेश्चन किए उन्होंने ले लिया, बिकॉज़ वो हाँ, बिलीव करते थे एंड वो बिलीव सिस्टम चलता है। बट जेन ज़ी ऐसा नहीं है, वो पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं एंड देन वो इन्वेस्ट करते हैं एक्चुअली। तो नए-नए जगह पे इन्वेस्ट करने में वो प्रेफ़र करते हैं एक्चुअली, रिस्क लेना ओके। प्रेफ़र करते हैं। शायद तक कि कुछ जेन ज़ी आपके साथ पास में आते होंगे कि करियर गाइडेंस के लिए भी, कि कौन से करियर को चूज़ करना चाहिए। क्योंकि पहले कैसा था कि करियर ऑप्शन उतने नहीं थे। आज कंप्यूटर की वजह से, आईटी टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुए हैं। तो आप कैसे गाइड करते हो उनको करियर काउंसलिंग में? और साथ-साथ उनके इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स को आप कैसे एक डिफाइन करते हो? सो मैंने एक्चुअली यस, ये अपने एक्सपीरियंस में मैंने काम किया है। नए-नए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या नए-नए एमबीए जो हैं, उनके साथ हमने काम किया है और उनका थॉट प्रोसेस काफ़ी अलग रहता है। दे आर वेरी, वेरी हैंड्स ऑन, वेरी, वेरी जो है वो सब्जेक्ट का नॉलेज है उनका। एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं, दिन को दिन नहीं देखते, रात को रात नहीं देखते एक्चुअली, बिकॉज़ वो हार्ड वर्किंग भी है एक्चुअली वो। उनके लिए वो नहीं है, काम काम मैटर करता है, वो करके देते हैं। बट यस, क करियर काउंसलिंग के लिए जैसे कि उनका वो गोल पूरा करने के लिए। अब मेरे साथ ये मैं एग्ज़ाम्पल दूँ अगर आपको, तो मेरे साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जुड़े थे, उनका बहुत ही एम्बिशंस हाई था। तो मैंने उनको गाइड किया कि आप एमबीए भी कर सकते हो आप आगे, ताकि आप डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हो। अकाउंटिंग मतलब अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट में आप जा रहे हो, तो खाली अकाउंटिंग ही फ़ील्ड नहीं है। आप कोई और भी करेक्ट, फ़ील्ड में जा सकते हो, आप टैक्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप मर्जर एंड एक्विजिशन में जा सकते हो, आप मेबी इक्विटी फाइनेंसिंग में जा सकते हो, मार्केट रिसर्च में जा सकते हो। तो एमबीए आप करोगे तो बहुत सारा अपॉर्च्युनिटी आपका खुल जाएगा एक्चुअली। तो उन्होंने एमबीए किए और आज बढ़िया कर रहे हैं एक्चुअली। ही इज़ डूइंग इन वेरी, वेरी गुड इन मर्जर एंड एक्विजिशंस। सो दूसरा इन्वेस्टमेंट वाले में जो है ना, इन्वेस्टमेंट वाले में भी मैं जेन ज़ी को सलाह देता हूँ कि यस डेफ़िनेटली आप रिसर्च भी करते हो, आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो, आप रिस्क लेना भी प्रेफ़र करते हो। बट क्या होता है ना कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो आप एकदम बढ़िया करते हो। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है, प्रोलॉन्ग टाइम पे कुछ वो नहीं चल रहा है, तो उस समय पेशेंस की ज़रूरत होती है। उस समय आपको टेम्परामेंट की ज़रूरत होती है, उस समय आपको बिहेवियर की ज़रूरत होती है, जो आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर सके, आपके इमोशंस को कंट्रोल कर सके और आपको गाइड कर सके। तो आपको एक प्रोफ़ेशनल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप एक प्रोफ़ेशनल का हेल्प लेंगे, तो आपको वो गाइड करेंगे, आपको वो बताएँगे, आपके इमोशंस को समझाएँगे और उसके बेसिस पे आपको गाइड करेंगे। तो आपका दिमाग और प्रोफ़ेशनल का सपोर्ट मिलके और ज़्यादा वंडर कर सकता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई वीडियो देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं या फिर किसी का इंटरव्यू देखते हैं, मतलब स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एडवाइज़र, कि जहाँ पे वो हमें गाइड करता है कि आप ये पर्टिकुलर वे से इन्वेस्ट करो, जैसे ग्रोथ फंड्स में डालो फंड्स, या फिर इक्विटी में ज़्यादा फंड्स डालो, तो हम वैसा कर लेते हैं। लेकिन बाद में जब हम वन टू वन डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है
कि इन्फ्लेशन कितना है और आपका रिटर्न कितना है, जो हमने सोचा ही नहीं था, हमने सिर्फ रिटर्न देखा था। तो ये इन्फ्लेशन और रिटर्न कैसे काम करते हैं? मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ एक्चुअली। 5 साल पहले आपके जो खर्चे थे घर के मंथली खर्चे, वो कम थे या ज़्यादा थे? आज के कंपैरिजन में पहले काफ़ी कम 5 थे। कम थे, बराबर। आज से 5 साल के बाद वो ज़्यादा हो जाएँगे या कम हो जाएँगे? ज़्यादा हो ज़्यादा हो जाएँगे। जाएँगे, बराबर। सो इन्फ्लेशन आपके खर्चे को बढ़ाता है, लेकिन इन्फ्लेशन सही है। क्यों सही है इन्फ्लेशन? क्योंकि इन्फ्लेशन अगर नहीं रहेगा तो ग्रोथ नहीं रहेगा। अगर आप स्टैग्नेंट हो जाएँगे, आपका खर्चा वहीं का वहीं है, तो आपका इनकम भी नहीं बढ़ेगा। तो आपका इन्फ्लेशन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? आपके खर्चे किस-किस वजह से बढ़ते हैं? एक रीज़न है इन्फ्लेशन, करेक्ट। दूसरा रीज़न आपका है लाइफ़स्टाइल, कि आपके लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाते हैं। हुँ। तीसरा रीज़न है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका खर्चे बढ़ेंगे। चौथा है हेल्थ, जैसे-जैसे आपकी एजिंग बढ़ती जाएगी, आपके हेल्थ पे एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ते जाएँगे। और पाँचवा जो हिडन एक्सपेंसेस है, जिसको नॉर्मली लोग नहीं काउंट करते हैं, वो है टैक्स। जो भी आप करेक्ट। कमाते हैं, उसमें आपको खर्चा लगता है। जो भी आप एक्सपेंस करते हैं, उसमें भी टैक्स का पार्ट है। जैसे कि मान लीजिए 20 से 30% आपने जो भी कमाया, आपने गवर्नमेंट को दे दिया। लेकिन उसके बाद भी क्या वो आपका है? नहीं है आपका। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएँगे, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आप हुँ। मूवी देखने जाएँगे, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो वो भी आपका खर्चा ही है एक्चुअली वो। एंड हाँ, सबसे ज़्यादा जो खर्चा बढ़ता है ना आदमी का, इन्फ्लेशन से नहीं बढ़ता है। इन्फ्लेशन से बढ़ता है आपका इनकम भी बढ़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है? जब आपकी लाइफ़स्टाइल, और बढ़ने का रीज़न क्या है? आपका स्मार्टफ़ोन। आपके स्मार्टफ़ोन में 3 ऐप्स हैं। एक व्हाट्सऐप, हाँ, दूसरा फ़ेसबुक, फेसबुक, और तीसरा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, बराबर? आप कम से कम 3-4 बार तो दिन में देखते हैं। हाँ। पता चलता है कोई फ्रेंड कहीं घूमने गया है, बराबर? और गलती से अगर आपकी वाइफ़ ने देख लिया, तो बोली, "आप क्या कर रहे हो? सीखो उससे। कहीं ले भी नहीं जा रहे हो हमको।" तो पता हाँ, चलता है कि आप गोवा जाने का प्लान बनाते हैं। आप हाँ, पहुँचते हैं वहाँ, एन्जॉय कर रहे हैं। फिर आप देखते हैं फ़ेसबुक, पता चलता है कि आपका फ्रेंड सिंगापुर जा चुका है, दूसरा फ्रेंड। पता चला आप तो डोमेस्टिक गए थे, वो इंटरनेशनल चला गया। आपके पास फिर प्रेशर आ गया। तो खर्चा जो है करेक्ट। ना आज की डेट में, हम प्रेशर में खर्चा करते हैं, पीयर प्रेशर, हुँ। दिखाने के लिए कि हम भी। तो आपका खर्चा जो है ना खाली इन्फ्लेशन से नहीं बढ़ रहा है। आपके रीजन जो है ना, लाइफ़स्टाइल जो है वो आपके खर्चे को बढ़ा रहे हैं। पहले देखिए, पहले के ज़माने में भी एक आदमी कमाता था, राइट? और उनकी वाइफ़ भी होती थी, उनके पेरेंट्स भी होते थे और 2 बच्चे भी होते थे। हाँ। टोटल 6 लोग होते थे खाने वाले, 1 हुँ। कमाने वाले, 6 खाने। आज के रेट में समझिए लगभग सब लोग काम करते हैं। हाँ। हस्बैंड भी काम करता है, उनकी वाइफ़ भी काम करती है, पेरेंट का भी कुछ ना कुछ चल रहा है। हुँ। लेकिन तब भी जो है वो खर्चे मैनेज नहीं हो पा रहे, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पीयर प्रेशर में आ गए। हम सोशल मीडिया से प्रभावित हो चुके हैं। हमको दिखाना भी है एक्चुअली। हुँ। तो ये जो है ना हमको, तो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपके पास एसेट है क्या उसको कवर करने के लिए। अगर आपके पास एसेट है तो वो ग्रो करेगा। तो इन्फ्लेशन अब एग्ज़ाम्पल अगर आप देखिए, तो क्या इन्फ्लेशन अमिताभ बच्चन को अफ़ेक्ट कर रहा है? नहीं। नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास एसेट है। उन्होंने जब करियर उनका जब चल रहा था, तब उन्होंने बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किए होंगे, बहुत सारे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए होंगे, जहाँ से उनका पैसा ग्रो हो रहा है। इन्फ्लेशन है लेकिन उनके पास एसेट है। प्रॉब्लम कहाँ होता है? जब आपके पास एसेट नहीं है, आपके पास लायबिलिटी है। जैसे आपके पास घर है, घर का लोन है, आपके पास हुँ। गाड़ी है, लोन है। तो आपके पास एसेट नहीं है, आपके पास लायबिलिटी है लायबिलिटी एक्चुअली। है। अगर आपके करेक्ट। पास एसेट है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्फ्लेशन अच्छा है, बिकॉज़ इन्फ्लेशन नहीं रहेगा तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ के लिए जो है ना, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए इन्फ्लेशन ज़रूरी है। लेकिन मेन है आपके खर्चे दूसरे बहुत सारे कारण से बढ़ रहे हैं, जिस पे हमको थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए। ये तो आपने बात बता दी कि हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट रहने चाहिए ताकि इन्फ्लेशन को हम कवर कर सकें, वो प्रॉपर वे से। मतलब जस्ट एग्ज़ाम्पल, अगर इन्फ्लेशन लेट्स से 5% है तो एटलीस्ट हमारे पास में 7, 8, 10% का रिटर्न वाला कुछ ना कुछ चाहिए चीज़ें। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन अगर जैसा अभी इन्फ्लेशन की बात में आई है तो रिसेशन और इन्फ्लेशन के जो साइकल्स रहते हैं, इसके वजह से जो हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर पड़ता है, वो भी एक बार बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हर्षल। सो देखिए, रिसेशन क्या होता है कि जब आपकी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, उस समय क्या होता है, ग्रोथ कम हो रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट कम आ रहे हैं। तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे प्रेशर्स कंपनी पे आ जाती है, कंट्री पे आ जाती है, और ख़ास करके फिर देन इंडिविजुअल पे भी आ जाती है। तो उसको कैसे दूर करें? वही है कि अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपके पास कम से कम फंड है 6 महीने का, जो इमरजेंसी फंड में हमने रखा है, कि अगर कभी कुछ हुआ तो हम इधर
इमरजेंसी फंड की तरफ देख सकते हैं, हमारे पास लिक्विड फंड में पैसा पड़ा है, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, एफडी में पैसा पड़ा है। दूसरा है कि आपका जो पैसा है वो ग्रो करना चाहिए कम से कम उस रेट से जिस रेट से कंट्री ग्रो कर रही है। इंडिया आज के रेट में डेवलपिंग इकोनॉमी है, ग्रो कर रही है। इंडिया जो है आज के रेट में 7% से ग्रो कर रही है, राइट, और अपना इन्फ्लेशन लगभग 6% है। तो मोरलेस 6% तो ग्रो कर ही रहा है और 7% जीडीपी भी ग्रो कर रहा है। तो कंट्री जो हमारा इंडिया है आज के डेट में 13 से 14% से ग्रो कर रहा है। सो अगर आप अपना इंस्ट्रूमेंट, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 7% ही मिलेगा। 7%। मोटा मोटी आपको इन्फ्लेशन करेक्ट। के जितना ही रिटर्न मिलेगा, तो आपका रियल रिटर्न नहीं बन रहा है। रियल रिटर्न क्या होता है कि आपका जो रिटर्न आ रहा है माइनस आप इन्फ्लेशन कर देते हैं, तो कितना परसेंट आपका जो इंस्ट्रूमेंट कमा रहा है। तो फाइनली अभी अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो मोटा मोटी इन्फ्लेशन जितना ही रिटर्न आपको मिल रहा है। तो अब हमको दूसरा देखना पड़ेगा कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ से कि हमको ज़्यादा रिटर्न मिले। जैसे कि अगर आप देन इस केस में आप शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, वहाँ पे इन्वेस्ट अगर हम करेंगे, बिकॉज नॉर्मली आपको 13 से 14% शेयर मार्केट ने 15 साल में हिस्टोरिकली रिटर्न दिया है, जो कंट्री भी ग्रो कर रहा है एंड शेयर मार्केट भी ग्रो कर रहा है। करेक्ट। एंड एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, बिकॉज शेयर मार्केट थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाता है, बिकॉज आपको कंपनी की फाइनेंशियल्स पढ़नी पड़ती है, आपको उनका रेशियो देखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, उतना टाइम अपने पास नहीं होता है। उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स। क्यों होता है म्यूचुअल फंड बेस्ट? बिकॉज म्यूचुअल फंड एक फंड हाउस है जहाँ पे कि कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हैं और उनके पास बहुत सारे, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टरों ने पैसा दिया हुआ, तो बहुत सारा पैसा भी लगा हुआ है, तो उनके पास क्या है, एक एडवांटेज है। एक्चुअली एडवांटेज क्या है कि एक्सपर्ट बैठा है, आपका पैसा मैनेज कर रहा है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास स्किल्स है, टाइम है, और डे टू डे वही कर रहे हो, इन एंड आउट वही कर रहे हैं, तो आपका पैसा वो डेफिनेटली वो ज़्यादा ग्रो करके देने की संभावना उनमें है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है। तो म्यूचुअल फंड आपके लिए क्यों बेस्ट हो सकता है? क्योंकि आपके पास उतना टाइम होगा क्या करने के लिए, आपके पास स्किल्स है क्या? नॉर्मली क्या होता है ना, एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए 3 चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला पहला होना चाहिए आपके पास स्किल्स, मतलब आपके पास नॉलेज होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए आपके पास टाइम, समय होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए आपके पास कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। बिकॉज़ नॉर्मली क्या होता है ना कि हम गोल तो 15 साल का बनाते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 साल में निकल के बाहर आ जाते हैं। क्यों? आज के डेट में अगर आप सेबी का रिसर्च अगर आप देखेंगे ना, तो नॉर्मली ऐसा ही है कि एसआईपी का जो लॉन्गेस्ट टेन्योर है वो 2 साल। 2 साल से एवरेज 2 साल में लोग निकल के चले आते हैं। तो पॉइंट वही है कि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो ही नहीं करेगा एक्चुअली वो। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप बन सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो बेटर है म्यूचुअल फंड के पास जाएँ, बिकॉज़ वो वही कर रहे हैं, डे इन डे आउट। जैसे सपोज़ मान लीजिए आपको बुखार अगर होता है, तो आप क्या करते हैं? आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के आप पास। डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या है? एक्सपर्ट है। हुँ। जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो आपका डायग्नोसिस करता है। आपको वो बताते हैं कि हाँ ठीक है, ये आपका ये हुआ है, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। ये दवा लो, आप खा लो, 7-8 दिन में आपको ठीक हो जाएगा। तो क्या होता है वहाँ पे कि आधा आपकी बीमारी तो वही ठीक हो जाती है, क्योंकि आप एक्सपर्ट के पास गए। आप एक करेक्ट। बिलीव करते हैं कि यस, उनको पता है, उनके पास नॉलेज है, और उन्होंने अगर गाइड किया है, तो मैं तो ठीक हो ही हो ही जाऊँगा। जाऊँगा। दूसरा करेक्ट। अल्टरनेटिव क्या है? आप नॉर्मली आप एक केमिस्ट के पास जाएँगे, आप उनको भी बोलेंगे, आपको दवा दे देंगे वो। हुँ, हुँ। राइट। लेकिन जब आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो आपका एक बिलीफ सिस्टम काम करता है। दवा जो है वो आधा ही काम करता है, 50% काम दवा करता है, लेकिन 50% काम वो एक्सपर्ट का, जो आपको आपकी बातों को वो सुनते हैं, आपकी बीमारी को सुनते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, दवा देते हैं, तो आपको एक बिलीव आ जाता है कि यस, अब मैं ठीक हो जाऊँगा, और आप हुँ। ठीक हो जाते हैं। सेम यहाँ पे भी है एक्चुअली, जब आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं, वो आपका डायग्नोसिस करते हैं आपका, कि आपके जो खर्चे क्या है, आपके इनकम क्या है, आपकी सेविंग पोटेंशियल क्या है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, और उसके बेसिस पे आपको वो बताते हैं कि आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका ये ग्रो होगा। तो वो जो है ना इफ़ेक्टफुल हो जाता है एक्चुअली लॉन्ग टर्म ओके। में। जैसे हम अभी देखते हैं कि जो पॉलिटिकल कंडीशंस जो चेंज हो रही है, 2 साल से यूक्रेन रशिया वॉर चालू है। उसके बाद में मिडल ईस्ट में भी चालू ही है वॉर बीच-बीच में। ट्रम्प के खुद के टैंट्रम चालू है। तो ये सब चीज़ें हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैसे असर करती है? अभी पॉइंट यही है हर्षल, कि मैं एक और क्वेश्चन आपको करूँगा यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, राइट? आप जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं आप लॉन्ग टर्म। अब दिल्ली जाना है तो आप क्या करेंगे? आप दिल्ली के एक स्टेशन पहले तैयार हो जाएँगे कि आपको उतरना है, राइट? करेक्ट। या आप हर स्टेशन पे उतर के देखेंगे कि दिल्ली आ गया है क्या? नहीं। नहीं उतर के देखेंगे। सो पॉइंट वही है एक्चुअली, कि अगर मेरा गोल 15 साल का है, सी शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी आएगी, मार्केट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। कभी कोई वार हो जाएगा, कभी कोई मे बी कोविड का सिचुएशन हो जाएगा। हमने देखा है बहुत सारी चीज़ें हमने देखा, कभी मार्केट क्रैश हो जाएगा एक्चुअली, इस तरह की कुछ ना कुछ होती रहेगी।
एंड वो एक अपॉर्चुनिटी भी है, देती है जब आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक्चुअली, बिकॉज एक तरह से वो मार्केट में डिस्काउंट चल रहा है, एक सेल करेक्ट, चल रहा है। करेक्ट। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपने 15 साल का गोल बनाया है, आपका गोल है कि मेरे बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए 18 साल के बाद या 15 साल के बाद पैसा चाहिए, तो आप हम क्यों 3 महीने में देख रहे हैं? या क्यों हम 6 महीने में देख रहे हैं? या क्यों 3 साल में देख रहे हैं? हमारा पॉइंट ये होना चाहिए कि हम उस गेम में बने रहें, जिसके लिए हमने स्टार्ट किया है, और पीरियोडिकल रिव्यू करते रहें। आज के डेट में प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया है। स्मार्टफ़ोन है, उसमें सब कुछ अवेलेबल है। आप हुँ, हुँ। तुरंत देख सकते हैं आज क्या हुआ। आज मार्केट गिरा तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो वो देखना ही नहीं है एक्चुअली। देखने के लिए जो है 1 साल या 6 महीने में आप एक बार देखें कि मेरा जो प्लानिंग किया था हमने, वो बराबर चल रहा है क्या? और उसके हुँ, बेसिस पे मुझे कुछ चेंजेज़ करने की ज़रूरत है क्या? तो आप दिल्ली पहुँच जाएँगे, मुंबई से दिल्ली हुँ, तभी हुँ। पहुँचेंगे जब आप 15 साल तक बने रहेंगे। अगर आप बीच में उतर जाएँगे, तो आप नहीं पहुँच पाएँगे। पॉइंट वही है कि आपका जो प्लानिंग है, उस पे आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस पे बिलीव करना पड़ेगा। उसको आपको पीरियोडिकली जो है वो रीबैलेंस, रिकरेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँ। ओके, करेक्ट। जो कोविड की आपने बात की थी, उससे मुझे एक इंसिडेंस याद आया। आई गेस सो फ़रवरी से लेके जून तक काफ़ी एक शार्प डाउनफॉल आया था और उसके बाद जो मार्केट उठा, तो दिसंबर तक पूरा कवर करके जो हाईएस्ट पॉइंट था, उसको भी क्रॉस कर लिया था। सो यही है हर्षल कि हमने बहुत सारे क्रैश देखे हैं एक्चुअली। तो क्या होता है कि नॉर्मली मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, लेकिन ग्रोथ स्टोरी जो है वो कांस्टेंट है। इंडिया 7% से ग्रो कर रहा है, और अगर हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो हमको बने रहना पड़ेगा, हमको 2050 देखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक सवाल बोलता हूँ कि मान लीजिए निफ्टी आज के डेट में मे बी 24-25 चल रहा है, राइट? 25 करेक्ट, चल रहा है, करेक्ट? करेक्ट। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद निफ्टी क्या होगा? डेफ़िनेटली बढ़ेगा, हुँ, राइट? ये डबल होगा, बिकॉज़ 12% 14% के रेट से बढ़ रहा है अगर वो, तो हाँ, डेफ़िनेटली मान लेते हैं 12% से बढ़ रहा है, एज़्यूम करते हैं। 12% से अगर एक रूल ऑफ 72 का एक रूल होता है, तो क्या होता है उसमें कि अगर आपका जो रिटर्न जनरेशन है, उसको अगर आप 72 को रिटर्न से डिवाइड करेंगे, तो आपको एक नंबर ऑफ ईयर मिलेगा कि कितने साल में आपका इंस्ट्रूमेंट डबल होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल, आपका 72 ईयर्स डिवाइडेड बाय एफडी, 6% का अगर आपको एफडी मिलता है, तो आपको 12 साल में वो पैसा डबल होगा। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में डालते हैं, अगर हम 12% ही अज़्यूम करते हैं, कंज़र्वेटिव अज़्यूम करते हैं, तो भी हुँ, 6 साल में आपका पैसा जो है वो डबल हो जाएगा एक्चुअली, राइट? करेक्ट। तो पॉइंट वही है कि आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, एंड ये सब चीज़ें होती रहेगी एक्चुअली वो। एंड अगर आप बने रहे, इसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है ना पैनिक होके अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल गए। बाहर निकल के नुकसान भी किया लोगों ने, राइट? पैसे नहीं बनाए, बिकॉज़ ये रिटेल इन्वेस्टर की क्या फ़िलॉसफ़ी होती है, एक वर्ड होता है फोमो, हुँ, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। फिर आप मिस क्या आउट। होता है नॉर्मली कि जब शेयर मार्केट ऊपर जाता रहता है, तो रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि अरे! मुझे अभी करना चाहिए। नॉर्मली वो इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं, और जब मार्केट नीचे जाने लगता है, तो फिर वो सोचते हैं अरे! मुझे निकल जाना चाहिए, वो निकल जाते हैं एक्चुअली वो। लेकिन पैसा कौन बनाता है? जो मार्केट में टिके रहते हैं। जी, अभी करेक्ट। आप बताइए मुझे कि पनीर का भाव ज़्यादा होता है या पनीर टिक्का का? पनीर टिक्का का। टिका कहाँ होता है? हुँ, क्यों? क्योंकि पनीर टिका हुआ है। हुँ, हुँ। वैसे ही आपको टिके रहना पड़ेगा, राइट? अगर करेक्ट। आप टिके रहेंगे, मार्केट में बने रहेंगे, हाँ, तो आपका पैसा बनेगा। नहीं तो आपका पैसा नहीं बन सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का गेम ही नहीं है, ये गेम ही लॉन्ग टर्म का है। तो कोविड में सिचुएशन में वही हुआ, बहुत सारे लोगों ने पैसे अपने सी अब पॉइंट वही है कि अगर आपका गोल 15 साल का है, तो आप क्यों देख रहे हैं? ये सब सिचुएशन आते रहेंगे, 40% भी हुँ, गिरेगा, हुँ। 50% भी गिरेगा, बट रिकवर भी करेगा। सी पहले का सिचुएशन में क्या होता था ना कि मार्केट जब गिरता था, तो उनको रिकवर होने में 3 साल, 4 साल, 5 साल लगता था। हाँ। अगर आप पहले का देखो, जब ग्रेट रिसेशन कभी हुआ था, हुँ, या हुँ। कभी आईटी वाला जो भी आईटी का बूम जब 2000 में जब गिरा था मार्केट, तो उस समय मार्केट को बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। अभी क्या होता है, दैट्स मार्केट ट्रू। गिरता है, लेकिन रिकवर भी फ़ास्ट करता है। अगर आप हाँ, कोविड का सिचुएशन आप देखिए, तो 2 महीना मार्केट गिरा, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, बट उसके बाद से जब उन्होंने रिकवरी की है, 3 से 4 महीने में रिकवरी करके पूरा कर दिया, एंड बाद में डबल भी हो गया उन पॉइंट। हाँ, सी हाँ। पॉइंट वही है कि अगर आप बने रहेंगे, एंड ये सब जो अपॉर्च्युनिटी है, उसको आप अपॉर्च्युनिटी के रूप में देखेंगे कि अगर चलो मार्केट गिरा है और आपके पास फंड है, लिक्विड फंड में पैसा आपके पास पड़ा है, एफडी में आपके पास पैसा पड़ा है, तो उसको हम चैनलाइज़ कर सकते हैं क्या? उसको मिटिगेट कर सकते हैं क्या? पॉइंट वो है एक्चुअली। तो ये तो उतार-चढ़ाव तो मार्केट में अगर आप हैं तो आता रहेगा, लेकिन आपको बने रहना ज़रूरी है, गेम में बने रहना ज़रूरी है। करेक्ट। शेयर मार्केट का जो अभी का रिसेंट जो ट्रेंड देखा है मैंने कि जैसे मैंने कहा था कि ट्रम्प के खुद के टेंट्रम चालू है। तो जैसे वो कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करता है, तो पहले शेयर मार्केट गिरता था, फिर उठता था। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि
अगर थोड़ा-सा भी गिर जाता है तो फटाफट कवर करना चालू कर लेता है कि हाँ, लोग टिके रहते हैं कि नहीं चलो मुझे कहीं न कहीं फ़ायदा मिलेगा इससे। करेक्ट, ट्रू एक्चुअली। तो वही है, पॉइंट वही है एक्चुअली कि यहाँ पे आपको टिकना पड़ेगा। दूसरा आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का फ़ायदा उठाना पड़ेगा हाँ, हाँ। कि हम कैसे इस गेम में बने रह सकते हैं। टाइमिंग वही वही है कि आज की डेट में अगर आप एक सर्वे देखेंगे, जैसे आप डीमैट अकाउंट जब भी आप ओपन करते हैं, तो एक मैसेज आता है कि 9 आउट ऑफ 10 इन्वेस्टर लूज़ मनी इन एफ-एंड-ओ ट्रेडिंग। फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो ट्रेडिंग करते हाँ। हैं, उसमें 90% लोग जो है अपना पैसा गँवाते ही हैं। हुँ, क्यों हुँ। गँवाते हैं? क्योंकि देखिए, असल क्या हो रहा है ना, आज की डेट में अमीर सबको होना है, हुँ। लेकिन किसी को भी स्लोली नहीं होना है। सबको अमीर ओवरनाइट होना है, बट ओवरनाइट हो ही नहीं दैट्स ट्रू। सकते। ओवरनाइट के चक्कर में क्या है, हम पैसा डुबा रहे हैं। कहीं पे कोई गैम्बलिंग में पैसा लगाते हैं, कहीं पे हम एफ-एन-ओ में पैसा लगाते हैं, कहीं पे हम कोई स्कैम में फँस जाते हैं और उसमें जो है ना हमारा खुद का पैसा चला जाता है एक्चुअली, रिटर्न को छोड़ दीजिए। हम अपना खुद का जो पैसा लगाते हैं वो डूब जाता है। जो तो प्रिंसिपल है वो निकल जाता प्रिंसिपल जो है है। वो निकल जाता है। तो वहाँ पे पॉइंट वही है कि आप जो है ना, इसीलिए प्रोफ़ेशनल का हेल्प लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है। उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ कर चुके हैं एक्चुअली वो। उन्होंने बहुत सारे मार्केट साइकिल देख चुके हैं। तो वो जो गाइ बिकॉज़ अगर आप खुद से एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, तो आपका लाइफ़ छोटा हो जाएगा। म्यूचुअल फंड के ऊपर आऊँगा मैं कि जैसे हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं, तो 2 चीज़ें जनरली हम देखते हैं कि जो रिटर्न है, आरओआई है, वो कितना है। कभी-कभी वो 23%, 33% ऐसे दिखाता है। ऑब्वियसली मैं भी पर्सनली जब खुद चेक करता हूँ तो उसको 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स ऐसा ये स्केल में मैं चेक करता हूँ। और जो वोलेटिलिटी रिटर्न्स है, वो भी चेक करता हूँ कि वो कैसा है करके। लेकिन इसके सिवा और क्या देखना चाहिए? सी नॉर्मली अदर देन रिटर्न एंड वोलेटिलिटी और ये सब चीज़ें के बाद 2-3 फैक्टर और देखने चाहिए। जैसे जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो पहला तो है कि फंड जो है जिसमें आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, उसका एज कितना है? कितना टाइम हुआ है उस फंड को हुए? कम से कम 5 साल तो एटलीस्ट होना चाहिए। हुँ, तो हुँ। क्या होगा, कम से कम उस फंड ने साइकिल देखे हैं, राइट? करेक्ट। सेकंड है कि वो फंड कितना बड़ा है। बहुत ही ज़्यादा छोटा फंड भी नहीं होना चाहिए कि 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ है। तो मोटा-मोटी एक 5000 करोड़ का कॉर्पस भी है, तो एटलीस्ट उनके पास लोग हैं, उनके पास पैसा भी है एक सफिशिएंट अमाउंट मैनेज करने के लिए। हुँ, हुँ। और तीसरा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर का, जो उस फंड को मैनेज कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है। मे बी अगर उनका एक्सपीरियंस 7 साल, 8 साल, 10 साल अगर रहेगा, तो एक एज रहेगा बिकॉज़ उन्होंने भी मार्केट का साइकिल देखा है एंड बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस वो जो फंड हाउस है, वो अच्छा करेगा। तो ये 2-3 क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं रिटर्न के अलावा, तो आई थिंक वो फंड जो है ना, आपका और बेटर कर सकता है। जो हमारे लाइफ साइकिल इवेंट्स रहते हैं, तो उसके लिए कभी हम एसआईपी करते हैं या फिर कभी हम लम सम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका क्या थॉट है कि कैसा ये डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए? सी नॉर्मली क्या है ना, इट डिपेंड्स कि जैसे अगर सपोज कोई बंदा सैलरीड पर्सन है, उनका एक कैश फ्लो एवरी मंथ आ रहा है, तो उनके पास कैपेसिटी है जमा करने की। तो एसआईपी उनके लिए बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि हर महीने जो है पैसा आ रहा है, सेविंग पोटेंशियल है और वो सेविंग पोटेंशियल हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपका क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर है तो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट नीचे है तो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपका जो पैसा है वो एवरेज होता जा रहा है, फाइनली मार्केट तो ऊपर ही जाने वाला है लॉन्ग टर्म में, तो आपको रिटर्न मिलेगा। तो उनके लिए एसआईपी बेटर है। लेकिन सपोज मान लीजिए कभी किसी के पास कोई बोनस आ गया, जब होता है कभी कि कभी कोई करेक्ट। बड़ा अमाउंट एक साथ आ गया, तो उसको जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मली लमसम आप कर सकते हैं, लेकिन उसको भी मेरा जो मानना है ना, थोड़ा स्टैगर्ड कर देना चाहिए। नॉट एक ही बार, बिकॉज़ मार्केट आज आपने डाला और कल मार्केट गिर गया, मार्केट का तो कोई हुँ, भरोसा है नहीं। हुँ, हुँ, तो हुँ। बेटर क्या तरीका क्या है उस लमसम को भी डिप्लॉय करने का? एक तरीका बेस्ट ये है कि आप उसको सबसे पहले लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। नंबर ओके। 1 तो लिक्विड फंड आपको 7% तक देगा, वोलेटाइल नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगा हुआ है। और उस लिक्विड फंड से मे बी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने, मोर और लेस आप 6 से 9 महीने में उसको हर महीने इन्वेस्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक है। आप एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान होता है एसटीपी, उससे प्लान करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका लिक्विड फंड में से पैसा हर महीने निकलेगा और उस टारगेट फंड में इन्वेस्ट होता चला जाएगा। तो क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो एक ही बार मार्केट में नहीं जाएगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा एक्चुअली। मतलब लिक्विड में से फंड्स निकल के जो इक्विटी है उसमें जाएगा फंड्स। यस, यस। जैसे सपोज़ मान लीजिए एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ कि आपने
कोई एचडीएफसी के लिक्विड फंड में आपने, मैं रिकमेंडेशन नहीं है, मैं हम्म, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपने एक एचडीएफसी के लिक्विड फंड में पैसा डाला और अब सामने आप एचडीएफसी के बैलेंस एडवांटेज फंड में आप शेड्यूल कर रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर उधर हो जाए, डाइवर्सिफाइड फंड है, बैलेंस एडवांटेज, उसमें आपको पैसे जाना है, तो यहाँ से पैसा आपका सपोज मान लीजिए आपने 3,000 रुपये डाला, 3 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया था लिक्विड फंड में, आपका मानना है कि चलो 25,000 मैं 12 महीने इसमें डालूंगा, तो आपका क्या होगा कि लिक्विड फंड में से आपका पैसा निकलेगा और ये जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उसमें 25,000 चला जाएगा एवरी मंथ। इट्स लाइक एसआईपी, बट ये एक फॉर्म हो गया कि आपके पास पैसा ऑलरेडी है और उसमें से निकल के जा रहा है एक्चुअली। खाली हम यही कर रहे हैं कि मार्केट के टाइमिंग को थोड़ा हम वो कर रहे हैं कि अगर मार्केट अगर बाद में गिर भी जाता है तो हमारा पैसा एक साथ मार्केट में नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर आपके पास मंथली कैश फ्लो है तब तो आप एसआईपी करते रहिए। थोड़ा एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे आपने कहा कि जो मुझे फंड्स है वो 3 लाख सपोज मैंने इन्वेस्ट कर दिया और वो एज ए SIP वो जाते रहेगा, तो जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ तभी मुझे इसको इंस्ट्रक्शन देना है या फिर कैसा रहता है ये? यस, इसमें क्या होता है कि जिस समय आपने लिक्विड फंड, मतलब इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व हो गए। पहला स्टेप हुआ कि आपने अपना 3 लाख का इन्वेस्टमेंट लिक्विड फंड में डाल दिया, ये करेक्ट। फर्स्ट हो गया, आपका पैसा लिक्विड फंड में आ गया। देन सेकंड स्टेप ये रहता है कि लिक्विड फंड से आपने प्लान कर दिया कि एवरी मंथ आप 25,000 रुपये यहाँ से निकालो, रिडीम करो और मेरा ये बैलेंस एडवांटेज में डाल दो। तो ये 2 स्टेप में आपका प्रोसेस पूरा ऑटोमेटिक है। ये एक बार करने ओके। के बाद आपको फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 महीने के लिए कर सकते हैं, साल भर के लिए कर सकते हैं, 2 साल, 3 साल, जितने के लिए भी आपने एक बार शेड्यूल कर दिया, इट्स लाइक एन एसआईपी, ये आपका ऑटोमेटिक चलता रहेगा। जैसे आपने कहा था कि अगर हम 100 में से हमारी एज माइनस करते हैं तो हमारा हमारा रिस्क एपेटाइट पता चलता है, तो मुझे अपना रिस्क मेरे एज पे जानना है कि कितना है, तो कैसे जान सकते हैं? इन्वेस्टर को हम लोग 3 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। जो इन्वेस्टर का स्टाइल होता है, कैसे बाँट सकते हैं? पहला तो है कि उनके कैपेसिटी के हिसाब से हम बाँट सकते हैं कि इन्वेस्टर की क्या कैपेसिटी है, क्या एज है और क्या उनका स्टाइल है। तो 3 तरीके में बाँटने में, पहला है कि इन्वेस्टर हो सकता है कि अग्रेसिव हो, हुँ, उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हो, तो उनका एक अलग स्टाइल होगा इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा है कि इन्वेस्टर जो है वो वेरी, वेरी कंज़र्वेटिव हो और रिस्क लेना ही नहीं चाहता है। मुझे नहीं चाहिए रिस्क, ऊपर-नीचे से मतलब ही नहीं है मुझे। मुझे पैसा सेफ चाहिए और थोड़ा रिटर्न चाहिए, दैट इज़ ओके फॉर मी। हुँ, हुँ, तीसरा एक इन्वेस्टर होता है जो कि बैलेंस्ड होता है। वो बोलता है कि मेरे को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, बट मुझे कम भी रिस्क नहीं चाहिए। मैं थोड़ा रिस्क लूँगा मैं, कि ताकि एक मुझे मॉडरेट बैलेंस रिटर्न एक मुझे मिल जाए एक्चुअली। तो पहले तो हमको ये 3 कैटेगरी में इन्वेस्टर को बाँटना पड़ेगा कि ये कौन से कैटेगरी में आते हैं। उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट जो है ना, स्ट्रैटेजी जो बनती है या जो इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं, वो बनाते हैं। अब नाउ पॉइंट ये है कि ये बाँटेंगे कैसे? आखिर उनका जो कैटेगरी है पता कैसे चलेगा? तो पता ऐसे चलेगा कि अब वो जो इन्वेस्टर है, उनका कैश फ्लो कैसा है? अगर उनका कैश फ्लो मंथली आ रहा है, यंग है, तो वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज़ उनके पास टाइम ज़्यादा है। उनके हुँ, पास हर महीने एक सैलरी आ रही है, एक फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है, तो उनके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है एक्चुअली। दूसरा क्या है उनका, उनका एज फ़ेवर में है, अगर ज़्यादा एज है तो वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। हुँ, तो हुँ, पॉइंट वही है, डिपेंड करेगा कि उनके पास क्या बचा है। जैसे सपोज़ अगर मान लीजिए एक रिटायर होने वाला पर्सन, मे बी 55 ईयर्स का पर्सन है, वो थोड़ा कम रिस्क लेना चाहेगा, जब वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, तो वो थोड़ा कम रिस्क ले, वो तो क्या करेगा, ट्राई करेगा कि मुझे जो है वो कंज़र्वेटिवली मे बी मैं सीनियर सिटीज़न स्कीम में चला जाऊँ, मैं एफडी में चला जाऊँ। बट जो बंदा अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है, 25 साल का एज है उसका, वो बहुत ही ज़्यादा ले सकता है बिकॉज़ उसका कैश फ्लो उसके पास है। तो वो रिस्क लेने की कैपेसिटी है, बट पॉइंट यही है कि क्या वो रिस्क ले सकता है। ऐसे बंदे हमने देखे हैं जिनके पास टाइम है बहुत, मंथली कैश फ्लो भी आ रहा है, लेकिन वो रिस्क नहीं लेता है। क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक बंदे से मेरा बात हो रहा था, तो उनकी सैलरी 1 लाख रुपए थी, 1 लाख रुपए थी। मोटा-मोटी उनका जो है वो पैसा जो है वो 30 से 40 हज़ार का सेविंग पोटेंशियल था खर्चा हुँ। करने के बाद। तो 30 टू 40,000 का सेविंग, बट वो एसआईपी में इन्वेस्ट कितना करता था? गेस कितना करता होगा? मतलब अगर 30-40 बच रहा है तो एटलीस्ट 50% तो भी करना चाहिए, बेयर बट मिनिमम। उसका एसआईपी था 2,000 रुपए का। तो आप सोचो सिर्फ़ कि नाम के लिए। सिर्फ नाम के लिए। तो पॉइंट ये है कि आपके पास कैपेसिटी है, लेकिन क्या आप वो रिस्क लेना चाहते हैं? अब देखिए पॉइंट ये है कि रिस्क कहाँ नहीं है। अगर आप देखो तो रिस्क, जब हम घर से स्टूडियो आए थे, हुँ, हुँ, वो भी एक रिस्क है, राइट? हमने ट्रेन करेक्ट। पकड़ा, वो भी एक रिस्क है, एक्सीडेंट हो सकता है। हुँ, हुँ, जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो, कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी हम आए, क्यों आए? क्योंकि हम नहीं रिस्क लेंगे तो अर्निंग कैसे होगी? कोई हाँ, बंदा अगर जॉब पे जाता है, वो रिस्क लेके ही जाता है, काम पे जाता है तो कुछ ना कुछ रिस्क है। रिस्क लेता है तो पैसा घर पे आता है, राइट? तो अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, अगर आप पैसा घर पे रखेंगे, तो भी रिस्क है। हुँ, इन्फ्लेशन का रिस्क है, आपका करेक्ट, पैसा कम हो जाएगा, ट्रू। राइट?
चोरी होने का डर है, हुँ। तीसरा डर क्या है, आपकी मैसेज उड़ा देगी, पता चलेगा कि जो घर पे रखा था वो ज़ीरो हो गया, बराबर? हाँ, लेकिन पॉइंट वही है कि रिस्क जो है ना, अगर आप कैलकुलेटेड लेते हो तो आपको रिटर्न मिलता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आप 7 साल तक आपका टाइम होराइज़न है, तो नॉर्मली जो है शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में पैसा नुकसान होने का चांसेस ज़ीरो हो जाता है। मतलब पैसा बनने के चांसेस जो है वो बन जाता बन है जाते हैं। नॉर्मली। तो अगर आपका 15 साल का होराइज़न है या किसी का भी, तो डेफ़िनेटली वो पैसा बना सकते हैं यहाँ पे, बट रिस्क तो उसके लिए उठाना पड़ेगा, राइट? अब रिस्क एफडी में नहीं है क्या? है एफडी में। एफडी में भी है। एफडी में देखिए 5 लाख तक आपका सिक्योर्ड है। हाँ, गवर्नमेंट ने गारंटी दे के रखा है कि अगर आपने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए, तो आपको अगर कुछ हो गया बैंक को, तो आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 10 लाख रखा है तो 5 लाख आपका तो ओपन है, राइट? अगर बैंक ही डूब गया, हाँ, तो आपका पैसा तो 5 लाख डूब ही जाएगा, गवर्नमेंट तो करेक्ट, 5 लाख ही देगी। तो रिस्क करेक्ट। वहाँ भी आप ले रहे हैं, लेकिन रिटर्न कितना मिल रहा है? इन्फ्लेशन जितना इन्फ ही। तो हाँ, पॉइंट वही है कि अगर हम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलने का संभावना होता है और आप जो है वो पैसा बना सकते हैं मार्केट से। जैसे हमने बात किया था कि म्यूचुअल फंड में हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए। इसमें कुछ हिडन कॉस्ट रहते हैं? सी म्यूचुअल फंड में क्या है ना कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड हाउस एक फंड हाउस होता है और उसको चलाने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं, प्रोफेशनल भी रहते हैं वहाँ पे, तो उनका एक सेटअप होता है। तो नॉर्मली उसमें 3 कॉस्ट होते हैं एक्चुअली, जो कि ट्रांसपेरेंट है। उसमें कोई वो नहीं है, आप द देख सकते हैं एक्चुअली कितना खर्चा। नॉर्मली एवरी फंड हाउस का एक एक्सपेंस रेशियो होता है कि आपका फंड मैनेज करने के लिए वो कितना परसेंट चार्ज करेंगे आपको। मे बी 1.5% किसी का होगा पर एनम, या तो 2% होगा या 1% होगा। इस तरह का ये लिखा रहता है कि जब आप स्कीम डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें ये लिखा रहेगा कि आपका ये जो फंड है उसको मैनेज करने के लिए कितना खर्चा रहेगा। अब ये जो एक्सपेंस रेशियो है, इसमें 3 पार्ट कवर होते हैं उनके। पहला, एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस, कोई भी फंड हाउस है, उनका रेंटल होगा, खर्चा होगा, उस टाइप का खर्चा होगा। दूसरा, जो उनके पास स्टाफ है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, वो हुँ, भी हुँ, हुँ। करेंगे वो। और तीसरा होता है, अगर आपने रेगुलर प्लान लिया है, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जिनके थ्रू वो बेच रहे हैं फंड, उनको वो कमीशन देते हैं। तो ये 3 खर्चे नॉर्मली जो है ना, ये फंड एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। मोटा-मोटी 1%, 1.5% का खर्चा जो चार्ज करते हैं, हुँ, उसमें हुँ, सारा हुँ। ये जो है ना, और वो ट्रांसपेरेंट रहता है कि इतना जो है आपको लिखा रहेगा कि इतना परसेंटेज आपको देना पड़ेगा ओके, फंड। मतलब बट मैं ₹100 अगर लगाता हूँ, तो मान के चलो कि ₹1.5 वो निकाल डेढ़ लेंगे रुपया वो उसमें। निकाल लेंगे, वो आपको खर्चा जाएगा। लेकिन सी पॉइंट ये है, एक्चुअली हम खर्चा देखते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन पॉइंट ये है कि खर्चा देखने के चक्कर में हम नुकसान अपना कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि खर्चा वो जो है, जो रिटर्न जनरेट करता है फंड, हुँ, हुँ, वो हुँ। खर्चा काटने के बाद, बिकॉज़ खर्चा आपसे नहीं लेता है वो। जब आप पैसा जमा करते हो, तो आपका जो पैसा ग्रो हो रहा है, उसमें से वो अपना एक्सपेंस निकाल लेता है और रिटर्न जो आपको दिखता है, वो नेट ऑफ कॉस्ट होता है एक्चुअली। तो जो 12% आपको दिखता है, 14%, 15% दिखता है, वो एक्चुअली आपका नेट ऑफ एक्सपेंसेस होता है। तो अगर कोई बंदा आपको 15% रिटर्न बना के दे रहा है और अगर उसके लिए 1% आपका खर्चा भी हो जा रहा है, तो भी आपके लिए बेटर है। लास्ट ईयर मैंने अप्रॉक्सिमेटली जून या जुलाई में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जहाँ पे बताया गया था कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, वो अप्रॉक्सिमेटली 23,000 करोड़ का 23,000 करोड़ का, सॉरी 23 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था भारत में, एज़ कम्पेयर टू 2023 जुलाई से लेके। उसका जो डेटा था 2023 का, वो था 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था टोटल। उसके साथ में एक न्यूज़ थी कि बैंक के जो डिपॉज़िट्स है, उसके वजह से कम हो गए। क्या ये सच है? यस, यस, डेफ़िनेटली सच है। बिकॉज़ सी क्या हो रहा है कि बैंक में जब आप पैसा अपना रखते हैं, तो जैसा हमने डिस्कस किया कि आपको इन्फ्लेशन जितना ही रिटर्न मिलता है। और अगर आपको एंड अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा रखते हैं, तो आपका पैसा थोड़ा ज़्यादा ग्रो होता है। तो अभी जिस तरह से मार्केट में अवेयरनेस आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड का भी, इवन जो एएमसीज है और जो फंड हाउस है, वो भी थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इवन सेलिब्रिटी जैसे सचिन तेंदुलकर भी आज की डेट में कैंपेन में जुड़े हैं और वो बताते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। क्यों हुँ, सही है? क्योंकि आपके फाइनेंशियल गोल्स को वो पूरा करता है। आपका जो फंड कॉर्पस जो चाहिए आपका रिटायरमेंट के लिए चाहिए, तो वो पूरा करता है एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के साथ करता है, रिस्क लेने के बाद भी करता है। तो उसके कारण से क्या हो रहा है कि लोग नॉर्मली जो है ना, म्यूचुअल एफडी में से निकल के और म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज़ लोगों को अब जागरूकता हो रही है। पता चल रहा है कि मुझे यहाँ पे भी रिटर्न मिल सकता है। बिकॉज़ सी अगर आप देखेंगे ना, तो एफडी में लोग भी ऐसा नहीं था कि शॉर्ट टर्म के लिए करते थे। आप 5 साल के लिए एफडी करते हो, हाँ। राइट? 5 साल के लिए एफडी करते हो तो आपको 7% रिटर्न मिलता है। अगर सीनियर सिटीज़न करते हैं तो मे बी आधा परसेंट ज़्यादा मिलता है। हुँ, तो अगर हुँ। 5 साल का आपका होराइज़न है, देखिए म्यूचुअल फंड्स में हर तरह के फंड अवेलेबल है। अगर आपको 1 साल का टाइम होराइज़न है,
तो आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगेगा, डूबेगा नहीं। आपको 7% का रिटर्न मिलेगा। अगर आपका होराइज़न में भी 1 टू 3 ईयर है, तो आप एक इक्विटी सेविंग करके फंड है, उसमें आप लगा सकते हैं। मोटा-मोटी रिटर्न आपको 10%, 9 से 10% तक का मिल जाएगा। 3 से ज़्यादा आपका वो है, अगर आपके टाइम होराइज़न है, तो आप जो है वो डाइवर्सिफ़ाइड फंड में लगा सकते हैं, जो कि पैसा ब कई जगह लगाए। आपका इक्विटी में भी पैसा लगा है, डेट में भी पैसा लगा है, और म्यूचुअल फंड उसको रीबैलेंस करता रहता है बेस्ड ऑन द मार्केट सिचुएशन। ज़्यादा अगर आपके पास टाइम होराइज़न है 7 साल से ऊपर, तो आप प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि स्मॉल कैप है, मिड हुँ, हुँ, कैप है, हुँ। लार्ज कैप है, उसमें आपका पैसा लग सकता है। तो हर तरह का जो वो है ना, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि करेक्ट। आपके पास पैसा डालने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, जहाँ पे कि आप पैसा लगा सकते हो आपके रिस्क एपेटाइट और आपके टाइम होराइज़न के हिसाब से। इसीलिए म्यूचुअल फंड आज की डेट में काफ़ी बड़ा ग्रो हो गया। अभी आप देखेंगे तो 75 लाख करोड़ हुँ, हुँ, हुँ। इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है अभी, और वो ग्रो ही हो रहा है एक्चुअली। साइकोलॉजी में जानना चाहूँगा कि जो अल्ट्रा एचएनआई या फिर काफ़ी रिच पीपल है, मेबी सर्विस में होंगे या फिर बिज़नेस में होंगे, तो उनका साइकोलॉजी और एक कॉमन पर्सन, आम आदमी, इसका साइकोलॉजी इनमें क्या डिफरेंस रहता है? ऑब्वियसली फाइनेंसेस को लेके। सी इसमें क्या होता है ना, नॉर्मली जो डिफरेंस अगर आप देखेंगे ना, तो अल्ट्रा एचएनआई कौन है? वो भी पहले एक इन्वेस्टर ही थे, हुँ, राइट? बट उनका जो था कि मैं नॉलेज अक्वायर करूँगा, प्रोफेशनल के साथ भी टिका रहूँगा, एंड मार्केट में भी टिका रहूँगा, सिस्टमेटिक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करूँगा, और धीरे धीरे वो एच बन गए, राइट? बिकॉज उन्होंने एक पाथ ट्रेवल किया एक्चुअली, ए टू बी उन्होंने ट्रेवल किया कि चलो 1 साल से 15 साल जब उन्होंने धीरे धीरे किया, तब वो एच बन गए, बिकॉज उनके पास एक बड़ा पैसा अकुमुलेट हो गया। हुँ, तो जो नॉर्मल लोग हैं ना, जो ट्रेंड्स अगर आप देखेंगे ना, तो वो फॉलो ही नहीं करते। प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि हम स्टार्ट करते हैं, हुँ, लेकिन उधर तुरंत ही जाते हैं एक्चुअली। 6 महीने में ही, जैसे ही अभी आप देखो ट्रम्प का, जैसे आपने ट्रम्प बोला एक्चुअली, हुँ, हुँ, उसमें कितने सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट रिडीम कर दी है कि करेक्ट। ट्रम्प का ये कारण मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा हुँ, है। हुँ, सी मार्केट गिर रहा है बराबर है, लेकिन क्या आपको पैसे की ज़रूरत है? अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आपको बेचने की ही ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, राइट? हुँ, तो अल्ट्रा जो एचएनआई होते हैं ना, वो धीरे-धीरे करके, और उनका स्ट्रैटेजी क्या होता है कि एक प्रोफेशनल के साथ जुड़े रहते हैं, नंबर 1। दूसरा, वो खुद पढ़ते हैं, वो नॉलेज को एक एकत्रित करते हैं, एंड उनके पास फिर देन क्या हो जाता है अल्ट्रा एचएनआई के पास, कि उनके पास बहुत सारे अपॉर्च्युनिटी और भी खुल जाते हैं। अब आज के डेट में जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर है, वो ₹500 से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? लेकिन अल्ट्रा एचएनआई के पास पैसा है, तो वो करेक्ट। फिर पीएमएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीएमएस क्या हुआ? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसका हुँ, कि हुँ, टिकट साइज़ 50 लाख ही है। 50 लाख से ऊपर अगर आपके पास फंड है, तो आप उस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो आपके लिए प्लान बना के करेगा। मतलब हुँ, आपके हुँ, लिए हुँ, कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली। सिमिलरली एक और टूल है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ, हाँ। जिसका कि टिकट साइज़ ही 1 करोड़ है। हुँ, तो हुँ, अगर अल्ट्रा एचएनआई है, उनके पास फंड है, वो अल्ट्रा एआईएफ में पैसा लगाते हैं। बिकॉज़ उनके पास पैसा ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है एक्चुअली। तो उनके पास क्या होता है कि स्पेशल एवेन्यू और मे बी अपॉर्च्युनिटी और भी ज़्यादा हो जाती है, जो कि वो लेते हैं एक्चुअली। तो दोनों में फ़र्क नहीं है, फ़र्क यही है, देखिए 3 चीज़ हम लोगों ने बात की थी, कि जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने के लिए समय, समझ एंड स्वयं, ये 3 चीज़ें की ज़रूरत होती है। तीसरा क्या? स्वयं, स्वयं, मतलब ओके। स्वयं कंट्रोल, मतलब पहला हाँ। होता है आपके पास समय, मतलब टाइम। आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट में, राइट? दूसरा है समझ, हुँ, आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपको नॉलेज डेवलप करना पड़ेगा, वो टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा, वो बिहेवियर डेवलप करना पड़ेगा, कि आप टिके रहिए, बने रहिए, राइट? तीसरा है कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, कि मार्केट में कुछ हो रहा है, ठीक है, बट मेरा जो टाइम होराइज़न है, अगर मेरा टाइम होराइज़न है और मेरा जो स्ट्रैटेजी काम कर रहा है, तो फिर मैं बना रहूँगा एक्चुअली। तो अगर ये 3 चीज़ें हैं किसी के पास, वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकता है। थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट को हम बाजू में रखते हैं। जो हमारे रेगुलर खर्चे हैं डे टू डे लाइफ के, उसके बाद में रिकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब इंश्योरेंस हो गया, कार सर्विसिंग हो गई, कार का इंश्योरेंस हो गया, तो ये सब मुझे अगर कवर करना है मेरे खुद के पैसे से, तो मुझे कैसे ये सब मैनेज करना है? क्योंकि ये जो भी रिकरिंग एक्सपेंसेस है, ऐसा नहीं है कि एक ही मंथ में सब कुछ आ जाएगा या फिर 2-3 महीने के में आ जाएगा, वो पूरा स्प्रेड हुआ रहता है पूरे साल में। तो उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? सी नॉर्मली क्या होता है ना, यहाँ पे मैं एक बजटिंग रूल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक बजटिंग रूल है 50-30-20। आई गेस ये जो बजटिंग रूल है, ये आपका फेवरेट टॉपिक है। करेक्ट, क्योंकि क्या है ना, देखिए हर हाउस होल्ड का एक बजट होना चाहिए, राइट? अगर हम बजट बनाते हैं, तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं
कि हमारे इनकम क्या है और हमारे एक्सपेंस क्या है। हम्म, करेक्ट। तो ये जो रूल है ना 50-30-20 का, मैं अब बताना चाहूँगा एक्चुअली। तो क्या है कि आपका जो इनकम है उसमें से जो 50% है आप अपने नीड पे खर्चा कीजिए। नीड मतलब कि आपका ग्रोसरी का एक्सपेंसेस हो गया, आपका जो है वो घर का रेंटल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, वो सब जो नीड है आपका, वो फुलफिल करने में आपका 50% निकल जाता है। 30% का प्लान आप बनाइए कि आपका जो इच्छाएं हैं, बिकॉज कमा क्यों रहे हैं हम, हमारी इच्छाएं भी पूरी होनी चाहिए इंटरटेनमेंट करने के लिए में भी, तो उसमें आप 30% का खर्चा एक्सपेंड करिए, प्लान हम्म, करिए कि इतना 30% मेरा इधर जाएगा, मैं मूवी देखने जाऊँगा, मैं घूमने जाऊँगा, मैं ट्रैवल करने जाऊँगा। बट उसके बाद जो 20% बचता है, वो आपका सेविंग में जाना चाहिए और सेविंग करके इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। तो क्या होगा, धीरे-धीरे करके जो वो 20% है, वो एक आपका बड़ा कॉर्पस बना देगा। सिमिलरली आपकी इनकम भी बढ़ेगी, राइट? जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके खर्चे भी बढ़ेंगे लाइफ़स्टाइल के कारण, जो हमने बात की थी। लेकिन आपका जो 20% वाला जो परसेंटेज है, जो हमने बात की थी सेविंग एंड इन्वेस्टिंग का, उसको हमको बढ़ाना चाहिए धीरे-धीरे। आज 20 है, जब हमने स्टार्ट किया, मे बी जब हमने जॉब स्टार्ट किया, उसके बाद उसको 25 करें, 30 करें, 35 करें, 40 करें, 50 करें, ताकि आपका जो धीरे-धीरे जो कॉर्पस है वो बहुत बड़ा बन जाए। इतना बड़ा बन जाए कि करेक्ट। फिर उससे आपको खर्चे का टेंशन नहीं है, बिकॉज़ आपका इनकम जब तक आ रहा है तब तक तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हम्म, लेकिन जब इनकम नहीं आ रहा है, तब क्या? तब आपका जो वो कॉर्पस बना रहेगा, उसमें से आप पैसा निकाल सकते हैं। और उसको निकालने का भी एक तरीका है, बढ़िया तरीका है, एसडब्ल्यूपी। वो क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान। कि आपने पैसा एसआईपी से जमा किया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आपने एक बड़ा कॉर्पस बना लिया, मे बी 20 साल 25 साल जमा करने के बाद। अब आपको पैसा निकालना है, खर्चा करना है, रिटायरमेंट के बाद करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि हर साल जो आपका खर्चा है, वो आप उसमें से धीरे-धीरे करके निकाल सकते हैं। तो आपका क्या होगा कि आपका नीड भी पूरा हो जाएगा, एक तरह से सैलरी जैसा। ये भी ऑटोमेटेड है। आपने एक बार प्लान बनाया कि मुझे 1 तारीख को इतना पैसा से 50,000 रुपए महीने का आना चाहिए, आपको 50,000 रुपए महीना आता रहेगा एक्चुअली। एंड वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा एक्चुअली। आप बढ़ा भी सकते हो उसको, नेक्स्ट ईयर के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो मे बी 50 का आप 55 करेंगे, 60 करेंगे। तो इस तरह से आप एन्जॉय भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि आपका टैक्स इफेक्टिव भी रहेगा। 1 साल में, बिकॉज़ आपको सारे पैसे की ज़रूरत तो है नहीं। मान लीजिए आपने 50 लाख इकट्ठा कर लिया। अब 50 लाख पूरा तो एक बार निकाल नहीं लेंगे आप। हम्म, आपको मे बी 3 लाख का ज़रूरत पड़ेगा साल का, 4 लाख का ज़रूरत पड़ेगा, तो आप उतना ही निकालेंगे, तो आपको क्या होगा, टैक्सेशन में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। पॉइंट क्या है ना हर्षल, मेरा जो एक्सपीरियंस है, हम जो देखते हैं, लोग फॉलो नहीं कर पाते एक्चुअली। अगर ये हाँ। फॉलो करेंगे तब तो डेफ़िनेटली सब अचीव कर सकते हैं एक्चुअली, हम्म, राइट? अभी जैसे एक रूल है, मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो ईएमआई है घर का, वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी जो भी इनकम है, उससे हम्म, 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ओके। जब हम घर खरीदने जाते हैं, तो सोच के जाते हैं कि हम 50 लाख का घर खरीदेंगे, लेकिन खरीदते हम 80 का है। क्यों? करेक्ट। क्योंकि हमको वो ज़्यादा बेटर लगता है एक्चुअली। हम्म, तब हम पूरा स्ट्रेच कर लेते हैं। अपना जो भी लोन ले लेते हैं हम, पर्सनल लोन भी ले लेते हैं, रिलेटिव से भी ले लेते हैं और खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद क्या होता है कि आपका जो बजट है वो पूरा टाइट हो जाता है। जो हमने बात करी कि 50% नीड में लगाएँगे, 30% डिज़ायर में लगाएँगे, 20% सेविंग में लगाएँगे, वो पूरा उल्टा हो जाता है एक्चुअली। फिर क्या होता है कि आप खाली नीड ही पूरा करते रह जाते हैं, आपका जो डिज़ायर है वो ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि आप ट्राई करते हैं कि जितना पैसा मेरा सेविंग हो, वो मैं लोन को चुका दूँ, क्योंकि वो 20 साल के लिए है, 25 साल के लिए है, एक टेंशन है मेरे ऊपर। तो फिर जो जो है ना, आपका डिज़ायर को आप मार देते हैं। आप घूमने जाने की इच्छा को नहीं कर पाते पूरा। करेक्ट। आप मूवी देखने नहीं जा पाते, आप रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा पाते, बिकॉज़ आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार जितना भी बोनस आया, लोन को चुका दो। जो भी हम्म, सेविंग बचा, लोन को चुका दो। तो आपकी जो इच्छाएँ हैं ना, तो वो जो है ना, आज की डेट में हम लोग एक ऑब्ज़र्व करते हैं कि नॉर्मली हम फॉलो नहीं कर पाते। तो पॉइंट वही है कि अगर हम फॉलो करेंगे ना, ये बजट रूल बहुत ही इफ़ेक्टिव है, लेकिन हमको कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब थंब रूल है कि अगर मैं 50% और 20% को प्रॉपरली फॉलो करूँ तो 30% मैनेज हो जाएगा। मैनेज हो जाएगा। 30% आपके लिए बहुत है, आपको जो भी इच्छा है पूरी करनी है, उसके लिए आपको बहुत है, लेकिन पॉइंट वही है कि आप 20 को आप करो। एक और क्या होता है ना हर्षल, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लोग जो है ना, नॉर्मली जो वो है ना एक्चुअली फ़ॉर्मूला सेविंग का, नो क्या करते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंस बराबर सेविंग, राइट? हम यही हुँ, फ़ॉर्मूला अभी तक पढ़ते हाँ, आए कि इनकम इतना होगा, इसमें से मैं इतना एक्सपेंस करूँगा, जो बचेगा वो सेविंग हो जाएगा। तो क्या होता है कि अगर आप ये फ़ॉर्मूला को फ़ॉलो करते हो, तो एक्सपेंस का कोई लिमिट नहीं है, राइट? दैट्स ट्रू। एंड आज के डेट में तो क्या है कि जीपे, राइट? हर हुँ, हाथ में जीपे है। पहले क्या होता था कि लोग कैश खर्चा करते थे। तो जब हाँ, आप कैश खर्चा करते हो ना, तो आपको लगता है कि अरे इतना पैसा हम दे रहे हैं, हाँ, करेक्ट? लेकिन आज के डेट में नहीं लगता है नहीं एक्चुअली वो। लगता है, आप क्रेडिट करेक्ट। कार्ड से पैसा खर्चा कर रहे हो, आप जीपे से पैसा करते हो, आपको लगता ही नहीं कि पैसा जा रहा है, राइट? इवन क्रेडिट कार्ड वाला तो और भी ज़्यादा है कि हाँ, जब आप क्रेडिट कार्ड से पैसा स्पेंड करते हो, तो आपको लगता ही नहीं कि मैं पैसा दे रहा हूँ।
बट फाइनली आपको चुकाना तो है। हाँ, बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फँस भी जाते हैं एक्चुअली, कि हाँ, उनका क्या होता है कि वो मिनिमम अमाउंट ही चुकाते हैं। क्रेडिट कार्ड में एक मिनिमम मिनिमम अमाउंट का अमाउंट, हाँ, कॉन्सेप्ट है। क्या होता है कि आपने सपोज़ मान लीजिए 50,000 रुपए की खरीदारी कर दी, तो आपका जब क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आएगा तो 2 ऑप्शन वो देगा क्रेडिट कार्ड कंपनी। एक देगा कि जो आप बिल है 50,000 वो पूरा कवर। पे कर दो। हुँ, दूसरा ऑप्शन देता है वो कि आप खाली 2,500 रुपए पे करो बस, हुँ, हुँ, बाकी आप आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। बट जल्दी नहीं है के चक्कर में क्या होता है कि वो 36% इंटरेस्ट, हाँ, और उसमें अगर फँस जाता है ना इन्वेस्टर, बाहर नहीं निकल पाता। जैसे अभी आपने नीड्स और वांट की बात की थी, तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, नीड्स और वांट्स क्या रहते हैं और उनको हमें डिस्टिंग्विश कैसे करना चाहिए? सी नीड्स एंड वांट्स यही है कि जो नीड्स वो है जिसके कारण जिसके बिना आप रह नहीं सकते। जैसे कि आपको खाना तो चाहिए, हुँ, राइट? आप जो घर में रहते हैं वो तो चाहिए, उसके लिए रेंटल देना पड़ेगा आपको। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, आज की डेट में एसी, पंखा, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। तो वो सब जो ऐसे ज़रूरी खर्चे जिनके बिना आप रह ही नहीं सकते एक्चुअली, जो बेसिक चीज़ है जो आपको चाहिए, उसको एक्चुअली नीड बोलते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, जो आपकी इच्छा, इच्छा के बिना हम रह सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम उतना मतलब अगर हम कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारे मन में भी बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं जिसको हम पूरा करें, राइट? जैसे कि एंटरटेनमेंट, बिकॉज़ अगर हम पूरा टाइम काम ही करते रहेंगे तो हम एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे। तो हमको भी करेक्ट। रिचार्ज करना ज़रूरी है। अगर कोई मूवी देख के आते हैं हम, कहीं घूम के आते हैं, तो हम रिफ्रेश हो जाते हैं, हुँ, हुँ, एंड फिर हम और दुगनी मेहनत से काम करते हैं। तो वही है कि अगर आप जो आपकी इच्छाएँ हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। अगर आपको घूमने की इच्छा है, आपका कोई पैशन है, वो भी फुलफ़िल होना चाहिए एक्चुअली, तो आप और ज़्यादा बेटर करेंगे एक्चुअली। जो आप काम कर रहे हैं, उसमें और बेटर करेंगे। ओके। इसके द एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि द जो फाइनेंस है, इसके रिलेटेड आप कुछ बुक्स वगैरह कुछ पढ़ते हो? यस, यस, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर मैं बहुत पढ़ता हूँ एक्चुअली। कौन से? सो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है एक्चुअली, बट नॉर्मली 2 बुक मैं रिकमेंड जो है ना नॉर्मली करता हूँ लोगों को। हुँ, हुँ, एक बुक है लेट्स टॉक मनी, ओके। वो बहुत ही बढ़िया बुक है लेट्स टॉक हुँ, मनी। हुँ, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड सिनेरियो दिए हुए हैं। दूसरा बुक मैं एक और रिकमेंड करूँगा जो कि है रैट रेस टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हुँ, तो हुँ, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल सिनेरियो उसमें भी दिए हुए हैं कि आप कैसे प्लानिंग करके आप अचीव कर सकते हो। जो हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे सिनेरियो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड ऑल जो डिस्कस करके दिया हुआ है। तो ये 2 बुक जो है ना मैं रेफ़र करूँगा कि लेट्स टॉक मनी एंड रैट रेस टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तीसरा बुक जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे नहीं है, बट वो भी जो है ना बहुत ही ज़रूरी है, एटॉमिक हैबिट्स। हाँ, ये सुना है मैंने। क्या होता है एक्चुअली हर्षल कि जो हमारी हैबिट्स है ना, वो ही फाइनली यील्ड रिजल्ट करती है। हुँ, आज के डेट में क्या है, नॉर्मली अगर आप वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं, अगर आप वो रेगुलर करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है, राइट? जैसे अगर सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन अगर वो 10,000 आवर्स, 10,000 आवर मतलब टिपिकली 3 साल, अगर 3 साल अपने देता है किसी भी चीज़ में, तो वो एक्सपर्ट बन सकता है। कोई भी चीज़, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस हो, चाहे वो साइंस हो या कोई भी टॉपिक हो, अगर वो 3 साल अपना डिवोट कर देता है, तो उस सब्जेक्ट का वो एक्सपर्ट बन जाता है। तो आपको 3 साल तक टिकना पड़ेगा। आप टिके रहोगे, वो धंधा चल निकल पाएगा एक्चुअली। ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स है कि जो एक इन्वेस्टर हमेशा करता है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर? ऑब्वियसली एक तो है कि अर्ली विथड्रॉवल, वो एक तो डेफ़िनिटली है, लेकिन इसके सिवा और कौन से हैं? इसके सिवा देखिए बहुत सारी गलतियाँ जो है ना, जो मैंने खुद भी किए हैं एक्चुअली, एंड मैंने उस गलतियों से सीखा है और इन्वेस्टर करते हैं। पहला मिस्टेक तो मैं बोलूँगा कि इन्वेस्टमेंट इन पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक क्या होता है? ₹1 ₹2 का शेयर प्राइस है, हाँ, मार्केट में वो चल रहा है। नॉर्मली उसमें मैनिपुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एक्चुअली। हुँ, ऑपरेटर होते हैं जो कि मार्केट प्राइस को बढ़ाते हैं, बाद में गिराते भी हैं एक्चुअली। हुँ, दूसरा जो गलती नॉर्मली जो लोग करते हैं ना, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट। जी, नॉर्मली रियल एस्टेट एक घर होना चाहिए रहने के लिए, दैट इज़ ओके, वो होना हुँ, ही चाहिए, बराबर है। एक इमोशनल करेक्ट, वैल्यू है, एक जो भी वैल्यू है, बट एक घर हमको रहने के लिए। बट दूसरा घर में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आज के डेट में अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, तो एक तो है कि पैसा ज़्यादा लगता है इन्वेस्टमेंट करने में, हुँ, कम से कम 50 लाख और 1 करोड़ से नीचे तो मुंबई में घर जो है वो एक्सपेक्टेशन करना बराबर नहीं है, राइट? अपना राइट करेक्ट, एक्सपेक्टेशन करेक्ट, नहीं है। तो एक तो आप 1 करोड़ या 50 एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट आप रियल एस्टेट में करते हैं। हुँ, हुँ, दूसरा जो रेंटल यील्ड है, वो 2 से 3% से ज़्यादा आपको मिलता नहीं है। हाँ, एंड इन्वेस्टमेंट का जो ग्रोथ है आपका, हुँ, वो हुँ, बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है। हुँ, रियल हुँ, एस्टेट का जो वैल्यू, जो पहले बोलते थे लोग कि रियल एस्टेट ग्रो कर जाता है ज़्यादा, पैसा करेक्ट, ज़्यादा बनाता है, राइट? बट आज के डेट में हाँ, हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो जो उनका वैल्यू है,
वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, दूसरा जो यील्ड है वो भी ज़्यादा नहीं है। अगर वही पैसा कहीं और अगर हम लगाएँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, वो ज़्यादा ग्रो करेगा एंड आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा। तीसरा है, जो कॉमन मिस्टेक जो इन्वेस्टर करते हैं, कंसीडरिंग इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट। हुँ, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, बट नॉर्मली टिपिकली क्या होना चाहिए कि आपका इंश्योरेंस अलग होना चाहिए एंड इन्वेस्टमेंट अलग होना चाहिए। दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। मिक्स करने से क्या होता है कि जब आप एक ही प्रोडक्ट आप लेते हैं जिसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए एंड आपको इंश्योरेंस भी चाहिए, तो ना तो आपको प्रॉपर इंश्योरेंस मिलेगा, बिकॉज़ आपका सम एश्योर्ड उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, बिकॉज़ उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरा साइड उसका रिटर्न उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। रिटर्न आपको 5 से 6% ही मिलेगा, बिकॉज़ वो मिक्स है एक्चुअली, उसमें दोनों है। तो आपको रिटर्न उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा एक्चुअली। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपको प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए एंड साथ में आपको म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपका टिपिकल खाली इन्वेस्टमेंट का ही स्कीम है। तो आपको दोनों अलग-अलग रखना चाहिए। नाउ चौथा मिस्टेक जो लोग नॉर्मली करते हैं एक्चुअली, गलती जो जो करते हैं कि प्रोफेशनल का हेल्प नहीं लेना। अभी क्या होता है कि प्रोफेशनल का अगर आप हेल्प लेते हैं, वो एक एक्सपीरियंस पर्सन है। उसने बहुत सारे गलती कर चुका है वो एंड इसी फील्ड में है वो, तो वो आपको गाइड कर सकता है। आपका जो गोल है, उसको पूरा करने में आपको हेल्प कर सकता है एक्चुअली। बिकॉज़ देखिए, हम सोचते हैं कि प्रोफ़ेशनल को अगर हायर करेंगे, 1% चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बंदा आपका गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहा है, बिकॉज़ सी आग आप खुद करेंगे अगर, तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए जो हमने बात करी थी, हुँ, समय, समझ एंड स्वयं, स्वयं, राइट? करेक्ट। अगर आपके पास है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, उतना टाइम आप दे सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल भी कर सकते हैं, रीबैलेंसिंग भी कर सकते हैं, तो आपके लिए बेटर है। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं, तो बेटर है कि टू आउटसोर्स समबडी जो कि प्रोफेशनल है, जानकार है, उसको कर दिया। तो ये 4 मिस्टेक जो है ना, मैं वो बोल जो जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, वो करते हैं गलतियाँ एक्चुअली। एक वे से अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट एक लग्ज़री है, क्योंकि आपके पास में पैसा है इसलिए वो सब हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिसके पास में पैसा नहीं है उतना, जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए किसी के पास में ₹10,000 का सैलरी है, 8 से 9,000 उसका खर्चा हो जाता है, बचता है 1 या ₹2,000, तो वहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बाबा थे, तो बाबा जो है वो घर-घर माँगने जाते थे एक्चुअली। तो माँगने जाते थे तो एक घर में उन्होंने माँगा, तो घर से आवाज़ आई कि हमारे पास कुछ नहीं है। फिर दूसरा बार आवाज़ उन्होंने हुँ, लगाया कि भाई कुछ दे दो बच्चा। हुँ, हुँ, फिर अंदर से आवाज़ आया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर तीसरा बार उन्होंने माँगा कि ठीक है, एक काम कर, तू आ जा, बाहर आ जा। बाहर आया, तो उन्होंने बाबा ने बोला कि एक काम करो, कोने में जो मिट्टी है ना वो मुझे दे दो। हुँ, तो बंदे ने मिट्टी उठा के दे दिया। बाबा चल पड़े। बाबा का चेला बोला, बाबा ये क्या है, मतलब है? आपने 3 बार माँगा वो दिया नहीं, आपने मिट्टी माँग के आप निकल पड़े। तो बोले कि मिट्टी नहीं है वो मैं उसको हैबिट डेवलप करने का ट्राई कर रहा हूँ, कि आज उसने मिट्टी दिया है, कल वो खाना भी देगा। तो पॉइंट वही है कि हैबिट होना चाहिए। अगर हम हैबिट सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप ₹500 महीने से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि वो हैबिट होना चाहिए। आज आप 500 से इन्वेस्टमेंट करेंगे हर महीने, हुँ, हुँ। कल आप 1000 करेंगे उसको, परसों आप 2000 भी करेंगे। फिर बाद में आपको जैसे-जैसे आपका पैसा बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएँगे। कभी आपके पास लमसम कुछ पैसा आ गया तो भी आप इन्वेस्ट कर देंगे। तो आपके पास एक हैबिट होना चाहिए, बिकॉज़ म्यूचुअल फंड जो है ना ₹500 महीने से आप चालू कर सकते हैं। इवन 500 तो ख़ैर ठीक है, आप ₹100 डेली से चलो चालू कर सकते हैं। अभी तो डेली म्यूचुअल फंड भी है कि आप एवरीडे जमा कर सकते हैं, ऑटोमेटेड आपके अकाउंट से पैसा कटता जाएगा। आप ₹100 इन्वेस्ट करना है तो आपको हर डेली आपका कटेगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने सेटअप कर दिया तो पॉइंट वो है कि हैबिट को डेवलप करना जो है वो ज़रूरी है। एक जस्ट पूछना चाहूँगा मैं कि जैसे मैं महीने के ₹10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? उसको मैं ब्रेक डाउन करके डेली में कर रहा हूँ, जैसे आपने बताया। तो डेली में हो गया आई गेस सो ₹300 पर डे का अप्रॉक्सिमेटली हम पकड़ लेते हैं। तो ₹300 जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एज़ कंपेयर टू ₹10,000 मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो कौन-सा सबसे ज़्यादा ग्रो होगा? आपका क्वेश्चन ये है कि आप डेली ₹300 जमा कर रहे हाँ, हैं डेली ₹300 कर और रहा हूँ। मंथ में आप हाँ, अदरवाइज़ मंथ में आप जमा कर रहे हैं, राइट? हाँ, या फिर मैं ₹10,000 मंथली जमा कर रहा हूँ। सी नॉर्मली क्या होता है ना कि एसआईपी का डेट ज़्यादा मैटर नहीं करता है एक्चुअली, कि आप 1 महीना में 1 बार जमा करते हैं या आप डेली इन्वेस्ट करते हैं। सी हुँ, मोटा-मोटी आप
एवरी पॉइंट ये है कि आप हर महीने जमा कर रहे हैं, तो आपका क्या कंसिस्टेंसी है और लॉन्ग टर्म जमा कर रहे हैं आप। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप डेली जमा करते हैं या मंथली एक बार जमा करते हैं या आप वीकली जमा करते हैं। सी पॉइंट क्या होता है कि डेली एसआईपी क्यों चालू किया गया, बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रख के। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंथली जमा नहीं कर सकते, जो सैलरीड पर्सन नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे डेली काम करने वाले लोग हैं, जिनके पास कैश फ्लो बंधा हुआ नहीं है। उनके करेक्ट। पास मान लीजिए 1000 रुपये डेली आता है एक्चुअली, तो उसमें से 100 रुपया वो डेली जमा करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं एक्चुअली। उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो बिजनेस करते हैं या जो मे बी चाट का ठेला चलाते हैं। तो वो जो है ना डेली एवरीडे उनके पास पैसा आ रहा है और एवरीडे पैसा निकलता जा रहा है एक डिसिप्लिन, बिकॉज वो अगर मंथ का वेट करेंगे तो उनके पास खर्चा हो जाएगा। तो उनके पास ऐसा है कि डेली एक इनकमिंग है और वो डेली चाहते हैं कि मेरा पैसा जो है ना इन्वेस्ट हो जाए। उनके लिए जो है ना वो बेस्ट वो है कि सपोज मान लीजिए किसी का 2000 रुपये का डेली सेल हो रहा है और 2000 में से मान लीजिए 1000 रुपये का प्रॉफिट है, 1000 रुपये बचता है, तो कर सकते हैं कि चलो भाई मैं 100 रुपये या 200 रुपये डेली जमा करूंगा। तो एवरी अपने आप ही अकाउंट से कट जाएगा और आपका एक बड़ा कॉर्पस धीरे धीरे करके बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज आप खर्चा तो एवरीडे मेंटेन कर रहे हैं। ये तो पैसा आपका सेविंग का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए पॉइंट ये है कि आपका कैश फ्लो किस तरह से आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको मंथली आएगा, तो आपके लिए मंथली ज़्यादा बेटर है कि जैसे ही आए करेक्ट। पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाए। अगर आप डेली आपके पास कैश फ्लो आ रहा है तो आप एवरीडे के बेसिस पे भी आप शेड्यूल कर सकते हैं, एक बार ऑटोमेटिक की। बट पॉइंट ये है कि आप लंबा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो है वो रिटर्न बन के आपका कॉर्पस बड़ा बन जाएगा। ओके। जैसे हमने पहले इंश्योरेंस की बात की थी, तो कौन-कौन से इंश्योरेंसेस है कि जो हमें लेने चाहिए? सी नॉर्मली फाइनेंशियल प्लानिंग के पार्ट में 2 इंश्योरेंस तो लेने ही चाहिए डेफ़िनेटली। एक टर्म इंश्योरेंस, हुँ, हुँ। बिकॉज़ टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि आपने एक गोल बनाया, बहुत सारे गोल आपके हैं फाइनेंशियल, राइट? और अभी आपने चालू किया है, मान लीजिए आपका 15 साल का गोल है। बीच में अगर आपको कुछ हो गया, तो फिर तो वो गोल चालू हो नहीं पाएगा, बिकॉज़ आप जमा ही नहीं कर पाएँगे तो आपका गोल पूरा नहीं हो। करेक्ट। उस सिचुएशन में आपकी फैमिली को तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है एक्चुअली, राइट? उसके लिए टर्म इंश्योरेंस आपको हेल्प करता है। एक सफिशिएंट सम इंश्योर्ड आपको मिलता है, मान लीजिए 1 करोड़ का, 2 करोड़ का भी आप जो सम इंश्योर्ड का पॉलिसी आप एक कम प्रीमियम देके जमा कर सकते हैं। हर महीने एक प्रीमियम, हर महीने या हर साल का एक प्रीमियम जमा कर सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। ताकि आपको अगर कुछ हो गया तो आपका जो प्लान है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे की शादी होगी, आपका घर चलेगा। तो ये क्या होता है कि आपके इनकम को सब्स्टिट्यूट कर देता है वो, एक लमसम अमाउंट मिला। दूसरा होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका पूरा सेविंग को ड्रेन कर देगा वो, आपकी प्लानिंग को बिगाड़ देगा वो। तो उससे बेटर है कि एक छोटा अमाउंट प्रीमियम हर साल दे के हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। तो वेल्थ क्रिएशन के साथ-साथ वेल्थ प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 जो आपने को लेना ही चाहिए। एक टर्म, बट टर्म में भी प्योर टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। ये 2 इंश्योरेंस तो अपने पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं कि जो हमें टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में देखनी चाहिए? जैसे अभी एक मैं ऐड करूँगा पॉइंट कि द टर्म इंश्योरेंस में अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है कि आप जितना इन्वेस्ट करोगे, लेट्स से कि 20 इयर्स के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, तो 20 इयर्स के बाद में आपको वो जो फंड्स है वो पूरा रिटर्न हो जाएँगे और बीच-बीच में भी उसके जो मंथली पैसे हैं वो आपको रिटर्न होते जाएँगे। तो वैसे कुछ लेना है या फिर कैसे? सी नॉर्मली मेरा जो सजेशन रहेगा एक्चुअली यहाँ पे कि आपको प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और पैसा रिटर्न नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? कि जैसे ही आप पैसा रिटर्न या कुछ आप इनकमिंग सोचेंगे, आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। ओके। अगर आप प्योर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं जिसमें कोई रिटर्न नहीं है, सिंपल कवरेज है, अगर आपको कुछ हो गया, आपको इतना मिलेगा, सिंपल, और कुछ नहीं है। नहीं हुआ, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो प्रीमियम है एनुअल वो कम रहेगा। बट जैसे ही आपको जोड़ देते हैं उसमें कि आपको वापस चाहिए, प्रीमियम का रिटर्न चाहिए या आपको बीच में भी कुछ मिलना चाहिए, तो आपका जो ईयरली प्रीमियम है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उससे अच्छा। बेटर है कि आपको प्योर टर्म लेना चाहिए, ताकि आप कम खर्चे में अपने आप को एक सफिशिएंट, अपने फैमिली को एक प्रोटेक्शन आप दे पाएँगे। सिमिलरली हेल्थ ओके। इंश्योरेंस में आपको बहुत सारे फैक्टर का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि उनका जो है ना वो हॉस्पिटलाइजेशन जब हम करते हैं हुँ, तो हुँ, कितना हुँ। क्लेम सेटलमेंट करते हैं। नॉर्मली हमको वो देखना चाहिए कि जो नॉर्मली कंपेयर जब हम करते हैं कि कौन सा हेल्थ इंश्योरर बेटर है, तो वहाँ पे एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है कि कितना परसेंट तक उन्होंने पैसा वापस दिया है। मतलब हुँ, जब हुँ। भी अगर कुछ हुआ, से हम क्यों हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं कि जब भी अगर मैं हॉस्पिटलाइज होता हूँ तो मेरा जो इंश्योरर है वो पैसा दे दे, राइट? हुँ, हुँ। तो वहाँ पे जैसे अभी कुछ इंश्योरर में आप देखोगे 95% दिया है उन्होंने,
99% दिया है उन्होंने, 99.5 दिया है, तो जितना बेटर है ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो, तो उतना बेटर है कि आपको पैसा वो इंश्योरेंस कंपनी दे देंगे एक्चुअली। ओके। ऐसा कौन-सा पॉइंट है इंश्योरेंस में, मतलब मैं पर्टिकुलरली मेरा खुद का एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पापा के लिए इंश्योरेंस लेके रखा था, मम्मी-पापा के लिए। वैसे वो तो काफ़ी हेल्दी है, उनको अभी तक का कुछ हुआ नहीं था। लेकिन 2 साल से पापा का कुछ सर्जरी चालू था, तो उसमें हमने वो इंश्योरेंस यूज़ किया। तब हमें पता चला कि फर्स्ट टाइम हमने जब क्लेम किया कि अप्रॉक्सिमेटली 1,50,000 का खर्चा हुआ और हमें सिर्फ़ 40,000 मिला, क्योंकि कैप था उसके ऊपर। और ये हमने सिर्फ़ इंश्योरेंस लेके रखा कि इन केस ज़रूरत पड़ी तो हमें हमारे काम में आएगा, अदरवाइज़ हम इन्वेस्ट करते रहेंगे उसमें। तो ये जो कैप वाला सिस्टम है, हम कैसे ढूँढते हैं? नॉर्मली क्या होता है कि एक पॉइंट होता है डिडक्टिबल। जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ना, तो इंश्योरेंस बोलता है कि आपको इतना पैसा तक हम कवर नहीं करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का कवरेज लिया हुँ, और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि 1 लाख तक का खर्चा अगर आपका होगा तो मैं कवर नहीं करूँगा। ओके। वो आपका है। मतलब इसको आप समझिए को इंश्योरेंस है या आप समझिए डिडक्टिबल है कि हुँ, वो हुँ। नहीं देगा। सिंपल टर्म में बोलता हूँ हुँ, कि हुँ। उसने बोला कि 1 लाख तक का खर्चा आपका, हुँ, हुँ। उससे ऊपर होगा तो मैं दूँगा। हुँ, हुँ। तो मान लीजिए आपका खर्चा 75,000 ही हुआ, कोई हुँ। ऐसा आपने कोई हॉस्पिटलाइज़ेशन आपका हो गया, तो इस केस में आपको मिलेगा ही नहीं। हुँ, तो हुँ। ये नहीं होना चाहिए। मतलब आपका ओके। कोई इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, डिडक्टिबल नहीं होना चाहिए। हुँ, तो हुँ। 5 लाख जो है आपका पूरा का पूरा 5 लाख अवेलेबल होना चाहिए कि हुँ, जब भी हुँ। अगर मुझे कुछ होता है, तो मुझे वो पैसा पूरा का पूरा मिल मतलब जाए। ₹1 से लेके 5 लाख तक कुछ भी हो जाए, मुझे मिल मुझे जाए। मिलना चाहिए। तो हुँ। डिडक्टिबल का कोई क्लॉज़ नहीं होना चाहिए और कोई को-इंश्योरेंस का क्लॉज़ नहीं होना चाहिए कि आपको पहले कवर करना है, बाद में हुँ, हम हुँ। करेंगे। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो एक अपने को देखना चाहिए, नहीं तो आपको फिर आपको खुद आप पता चलेगा कि आप 5 बार आपने हॉस्पिटलाइज़ेशन हुआ है हुँ, हुँ, और हुँ। पाँचों लाख 1-1 लाख रुपए के ऊपर ही है, तो आपका इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा बिकॉज़ आपका वो डिडक्टिबल और को-इंश्योरेंस वाले क्लॉज़ में आ जाएगा, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी नहीं। तो ये सब चीज़ें भी जो है ना, जब आप लेते हैं एक और चीज़ क्या होता है ना हर्षल, जब हम इंश्योरेंस लेते हैं ना हेल्थ इंश्योरेंस, उस समय हम लोग को ऑनेस्टली डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हमको ये बीमा नॉर्मली वो हेल्थ इंश्योरेंस वाले पूछते हैं। जब हुँ। भी आप पॉलिसी लेते हैं ना, तो एक फॉर्म जो रहता है उनका, उसमें वो पूछते हैं कि आपको कोई बीमारी है क्या? हाँ, हाँ। आपका कोई पहले का कोई हिस्ट्री है क्या? वो जेन्युइनली बता देना चाहिए। क्या होता है नॉर्मली बहुत सारे जो लिटिगेशन होते हैं ना और बहुत सारे जो डिस्प्यूट होते हैं ना, वो इसी कारण होते हैं कि आपने हमको बताया ही नहीं था। पता चला कि आप 5 साल बाद आपने लिया आज एंड 5 साल बाद आप एडमिट हुए, कोई ऐसा बीमारी निकल गया जो नॉर्मली वो लंबा रहता है। हुँ। तो इंश्योरेंस कंपनी वाला बोलेगा कि आपने 3 साल पहले जब लिया था पॉलिसी, तो आपने तो हमको बताया ही नहीं था कि ये बीमारी मुझे है। कोई नॉर्मली ये बीमारी 1 दिन में तो होता नहीं है। ये तो करेक्ट। 10 साल से होता है नॉर्मली, तो आज इस स्टेज में आप पहुँचे। हुँ, हुँ, हुँ। तो नॉर्मली क्या है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें छुपा लेते हैं कि यार क्यों बताने का है, हुँ, जब हुँ। होगा तो देखेंगे, राइट? बट वहाँ पे अगर आप ऑनेस्टली बता देते हैं ना, तो बहुत सारे डिस्प्यूट आपके कम हो जाते हैं और हमने पहले बता के रखा था, हमारी हुआ, हमें हॉस्पिटलाइज़ेशन हुआ, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी। तो वो सब डिस्प्यूट से हम बच सकते हैं। प्री एक्जिस्टिंग डिसीज़ हुँ, का हुँ। एक फंडा होता है इंश्योरेंस में एक्चुअली हुँ, कि हुँ। अगर आपके पास कोई पहले से डिसीज़ है, तो एक हुँ, हुँ। वेटिंग पीरियड होता है। हाँ। आपने बता दिया, तो मेबी 2 साल, 3 साल के बाद वो कवर चालू हो जाएगा एक्चुअली। पहले इनिशियली नहीं रहेगा कवर, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन सिंस आपने बता के रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा ठीक है भैया, 3 साल के बाद आपका कवर चालू हो जाएगा। 3 साल के पीरियड में आपको कुछ होगा उससे रिलेटेड, तो हम नहीं देंगे, बट 3 साल के बाद अगर कुछ भी होगा तो हम हुँ, कवर कर हुँ। लेंगे। तो आपका क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म बने हुए हैं उस पॉलिसी में, तो आपको 5 साल बाद अगर इस तरह का कुछ होता है, तो आपका कवरेज हो जाएगा एक्चुअली। ओल्ड एज को कंसीडर करते हुए अगर जेन ज़ी को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, तो क्या-क्या चीज़ें फर्स्ट उसको स्टार्ट करनी ही है? जेन के पास अभी टाइम है उनके फ़ेवर में, तो धीरे-धीरे करके जो अपना हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का प्रोसेस जो हम लोगों ने किया था कि जो स्टेप है उनके 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो सारे स्टेप्स करके, तो उनके पास एक इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए, सिमिलरली इमरजेंसी फंड्स होना चाहिए हुँ, एंड देन हुँ। एसआईपी होना चाहिए। तो धीरे-धीरे करके उनको क्या करना चाहिए कि उनको हर चीज़ के लिए एक फ़ंड बना लेना चाहिए, कि चलो मेरा रिटायरमेंट के लिए ये फ़ंड है, सिमिलरली मेरा हेल्थ के लिए भी ये फंड है। इवन ऐसा भी कर सकते हैं, कभी-कभी क्या होता है कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही नहीं है हुँ। और मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना ही नहीं है। हुँ, तो कब हुँ। नहीं लेना है? जब मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लिया मैंने, हुँ, तो हुँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं है, राइट? ओके। अगर सपोज़ मैंने प्लानिंग किया 15 साल कि 15 साल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लूँगा मैं और मैं 15 साल कर लिया मैंने, करके पहुँच गया मैं, राइट? तो उस समय मुझे इंश्योरेंस लेने की अब ज़रूरत ही नहीं है, मैं बंद कर सकता हूँ मैं, मेरा खर्चा बच जाएगा। बिकॉज़ मैंने ओके। क्यों लिया था ये टर्म इंश्योरेंस कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे फैमिली का क्या होगा? हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, अब हुँ। तो मैं उस अगर से बाहर निकल गया, हाँ। राइट?
हाँ, अब तो मैंने वो जो मेरा गोल था वो अचीव हो गया। तो अब अगर कुछ हो भी जाएगा, तो मेरे पास तो कॉर्पस है, राइट? तो उस समय मुझे अभी टर्म इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या होता है कि कभी-कभी आप हेल्थ इंश्योरेंस तो आपका चलता रहेगा, राइट? हुँ, और वो हुँ, खर्चे बढ़ेंगे भी। एंड बाद में क्या होता है कि जब आप एक एज के बाद हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। करेक्ट, कि जब आप मे बी 70 साल से ऊपर है, 75 साल से ऊपर है, तो मे बी आपका जो हेल्थ इंश्योरर है, वो आपको मना भी कर सकता है। तो उसके लिए ये बेटर है कि एक फंड बना के हम रख लें। उसके लिए भी एक गोल बना के रख लें कि हम इतना इन्वेस्टमेंट उसके लिए डेडिकेटेड रख देंगे कि कुछ भी होगा मेरा इस फंड से जाएगा। मेरा रिटायरमेंट फंड सेपरेट है, मेरा एक हेल्थ का फंड सेपरेट है। जिंदगी के पास सिंस टाइम है, धीरे-धीरे करके उसके तरफ भी वो गोल एक वो करना चाहिए एंड फंड इकट्ठा उसके बेसिस पे कर सकते हो। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछूँगा कि जो सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, तो उनके लिए क्या प्लान्स कुछ अलग रहते हैं? टर्म प्लान्स ऐसे या फिर हेल्थ इंश्योरेंस? यस, उनके लिए क्या रहता है कि नॉर्मली जो प्रोफ़ेशनल्स होते हैं ना इस तरह के, उनके पास बहुत सारे और भी लायबिलिटी होते हैं। उसके लिए भी कवरेज करने के लिए इंश्योरेंस में फंड है, जैसे कि इंडेमनिटी फंड, कि अगर उनके कारण किसी का कुछ नुकसान हो गया, मे बी मान लीजिए उन्होंने कुछ बोला या उनके प्रोफ़ेशनल बिहेवियर के कारण कुछ नुकसान हो गया, तो उसका कवर करने के लिए भी एक फंड होता है, इंश्योरेंस फंड होता है जो आप ले सकते हो, इंडेमनिटी फंड उसको बोलते हैं। वो हुँ, आप हुँ, एक हुँ। स्मॉल प्रीमियम देके कि अगर उस उनके कारण कुछ अगर किसी दूसरे का नुकसान हुआ, तो वो इंश्योरेंस से पूरा हो जाएगा एक्चुअली, तो वो एक लेते हैं। दूसरा, जो सेलिब्रिटी जो होते हैं ना, नॉर्मली क्या है कि वो बहुत सारी चीज़ों का इंश्योरेंस सेपरेटली कराते हैं। जैसे कि सपोज़ मान लीजिए आप सिंगिंग का ले लीजिए, राइट? हुँ, हुँ। सिंगिंग के लिए हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटी है जो खाली सिंगिंग करते हैं। करेक्ट। तो उनके लिए जो सिंगिंग है, जो गला है, हुँ, 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 हुँ। वही उनके लिए एसेट है, राइट? हम करेक्ट। इंश्योरेंस किसके लिए कराते हैं? कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? हुँ, तो हुँ, हुँ। उनका गला का अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? उसके लिए भी वो इंश्योरेंस कराते हैं। सिमिलरली हुँ, जो हुँ। तबला बाजक है, हाँ, उनके लिए हाँ। हाथ है, राइट? उनका करेक्ट। जो हाथ है वही उनका एसेट्स है, उसके लिए भी वो इंश्योरेंस कराते हैं कि अगर मेरे हाथ को कुछ हो गया तो उनका तो प्रोफ़ेशनल वो नहीं आएगा ना, फिर जो आना चाहिए उनका जो इनकम है, वो बंद हो जाएगा, बिकॉज़ हुँ, अगर हुँ, हाथ को हुँ। कुछ हुआ तो। उसके लिए भी इंश्योरेंस कराते हैं और इंश्योरेंस आपको उसके लिए पैसा दे देता है एक्चुअली वो। कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपका जो है वो कम से कम आगे का लाइवलीहुड आपका चलता रहेगा। जस्ट मैं एक पूछना चाहूँगा कि किसी ने ये हमारा पॉडकास्ट देखा है, वो मिड एज में है, मिड एज मतलब 40-45 एज में है। अभी उसको लगता है कि नहीं मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जो मैंने नहीं किया है। मतलब करीबन 15 से 20 साल का जो उसका जॉब का टेन्योर हो चुका है या फिर बिज़नेस का टेन्योर हो चुका है। तो वो क्या कर सकता है? सो देखिए, अब ऐसा बोला जाता है कि जो बेस्ट टाइम था इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का, वो एक्चुअली 30 साल पहले था या 15 साल पहले था, और दूसरा बेस्ट टाइम जो है वो आज है, राइट? तो करेक्ट। अब आज से वो स्टार्ट कर सकते हैं कि उनके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसको डिफाइन कर ले कि भाई मेरे फाइनेंशियल गोल्स ये है, इसके हिसाब से मैं ये वाला फंड, उसमें फंड भी टैग कर दे कि ये है। दूसरा एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा एक्चुअली यहाँ पे कि जो गोल होता है ना, जब आप फाइनेंशियल गोल बनाते हैं, तो आप उससे इमोशनली अटैच हो जाते हैं। जैसे सपोज़ मान लीजिए आपने अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए बनाया फंड, तो जैसे-जैसे आपका बच्चा ग्रो होगा, वैसे-वैसे वो फंड ग्रो होगा, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर आप ये डेडिकेट जब कर देते हैं ना, तो आप दूसरे पर्पज़ के लिए नहीं निकालते नॉर्मली, बिकॉज़ आपको पता है कि अरे ये बच्चे के लिए लगाया मैंने। अगर मैं इसको निकाल लूँगा तो मेरा बेटा अगर इंजीनियरिंग करने का मेरा सपना है, कैसे हाँ, पूरा हाँ, होगा, हाँ। राइट? करेक्ट। तो वो अटैच अगर आप कर लेते हैं ना इमोशनली, तो ज़्यादा बेटर हो जाता है और ज़्यादा बेटर आप गोल अचीव कर सकते हैं। तो ये जो मिड एज वाले हैं, ये भी अचीव कर सकते हैं, बट आपके पास वही है कि आपके पास समय कम है, लेकिन येस, आपके पास फिर भी म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्कीम्स हैं, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। हमारे नीड्स एंड वांट्स रहते हैं, फिर बाद में जो रिकरिंग एक्सपेंसेस रहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स है, टैक्स प्लानिंग है। तो इसके ऊपर मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जो हमारा टैक्स प्लानिंग है, इसको हमें ये करना है, कवर करना है प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो कैसे करें? ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, टैक्स प्लानिंग। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। सी टैक्स प्लानिंग है क्या, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो टैक्स प्लानिंग क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट ने हमको बहुत सारी सहूलियत दी है कि आप बहुत सारे कुछ इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आपको इनकम में से छूट मिलेगा, कुछ एग्जम्पन्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट का हर रूल को जानते हुए, उसका यूज करते हुए अगर आप प्लानिंग करते हैं, वो टैक्स प्लानिंग है। और उसके कारण अगर आप कुछ टैक्स बचा पाते हैं, वो टैक्स प्लानिंग है। क्या होता है नॉर्मली जब हम कंपनी में काम करते हैं, तो आपको एक टैक्स प्रोजेक्शन माँगा जाता है बिगिनिंग में, जब फाइनेंशियल ईयर चालू होता है ना, नॉर्मली हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है। हुँ, हुँ। तो अप्रैल में एक
आपसे टैक्स प्रोजेक्शन माँगा जाता है कि आपका ये इनकम है, वो तो कंपनी को पता है, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट क्या-क्या होंगे? जैसे एटीसी डिडक्शन, ये फेमस है, राइट? हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर खरीदते हैं, उसका जो प्रिंसिपल पेमेंट करते हैं, वो भी एटीसी में कवर हो जाता है। बच्चों के लिए ट्यूशन फीस की पे करते हैं, वो भी हो जाता है, पीपीएफ में जमा करते हैं। सिमिलरली हम एटीडी में इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जो लेते हैं, वो भी उसका भी हम लोग को हुँ, डिडक्शन इनकम टैक्स में मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ का प्लानिंग वो आपसे पहले ही माँगते हैं, बिगिनिंग में, कि हुँ, आप ये हुँ। प्लानिंग दे दो। एंड बाद में एक बार फिर से माँगते हैं वो एंड में, मे बी फ़रवरी और मार्च में, कि आपने करेक्ट। क्या क्या-क्या एक्चुअल किया किया, है? वो आप दे दो, ताकि आपका जो टैक्स है, वो उसके हिसाब से डिडक्शन जो है वो, बिकॉज़ नॉर्मली सैलरी पर्सन का एक टैक्स डिडक्शन भी हर महीने होता है, उसके बेसिस पे डिडक्शन होके आपको सैलरी मिलता है। अभी अगर आपने प्लानिंग ये बिगनिंग, नॉर्मली क्या टेंडेंसी क्या होता है कि प्लानिंग हम एंड में करते हैं, बिकॉज़ हम ठीक है करें करते-करते हम ईयर एंड में आ जाते हैं, और उस समय आपके पास टाइम होता नहीं है और गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं? आप गलत इन्वेस्टमेंट चूज़ कर लेते हैं। हुँ, आप गलत जगह पैसा लगा देते हैं, और आपको टैक्स में तो छूट मिल जाता है, लेकिन पता चलता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीज़न है वो गलत कर दी। आपने पता चला एंडोमेंट का प्लान ले लिया, आपको लेना कुछ और था, राइट? तो पता चला कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 5 से 6%। बा बा आपका गोल तो है 12% पे अचीव होगा, कि अगर आपको एक लंबा पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपको 12% 15% रिटर्न मिलेंगे, तो आपका गोल अचीव होगा। लेकिन आपने इन्वेस्ट किधर कर दिया? तो पॉइंट वो है कि आपको बिगिनिंग में ही टैक्स प्लानिंग कर लेना चाहिए, तो ताकि आपके पास टाइम रहे पूरा साल, उसको एग्ज़ीक्यूट करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं आपको एक स्टोरी अगर सुनाऊँ, अगर आपको, आपने सुना होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयी लोगों को बात करते हुए, हुँ, कि हुँ। नॉर्मली हम लोग को तो फ़रवरी-मार्च में सैलरी ही नहीं मिलता है। हाँ, 2 महीने से 3 महीने का सैलरी टैक्स में कट जाता है, ज़ीरो हो जाता है। सैलरी करेक्ट, ही नहीं मिलता है 3 महीने का। क्यों नहीं करेक्ट। मिलता है? वो तो बोलते ही नहीं, वो बोलते हैं कि सैलरी ही नहीं मिलता है। हुँ, हुँ। तो क्या करते हैं वो? वही करते हैं कि जब उनसे टैक्स प्रोजेक्शन माँगा जाता है, तब वो बोलते हैं कि हाँ, हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, सब करेंगे हम। हुँ, 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 हुँ। तो उनका टैक्स जो डिडक्शन है वो कम हो जाता है। हर महीने जो टैक्स गवर्नमेंट काटती है वो कम हो जाता है। बाद में जब जनवरी में उनसे माँगा जाता है कि भाई आप अपना एक्चुअल दे दो, आपने कहाँ-कहाँ पैसा लगाया? तो पता चला कि वो तो किया ही नहीं है। जो बोला था उसका 10% ही किया है। तो पता चलता है कि फाइनली जो टैक्स कटना चाहिए था 9 महीने में, वो तो कटा नहीं। हुँ, अब वो हुँ। लास्ट के जो 3 महीने में कट जाता है, तो उनको सैलरी नहीं आती, क्योंकि पूरा टैक्स उधर कट जाता है एक्चुअली वो। तो प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्लानिंग बिगिनिंग में करते हैं, तो आपके पास पूरा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, एंड उससे भी रिटर्न जनरेट करने के लिए, और ख़ास करके आपकी गलती नहीं होगी। टैक्स प्लानिंग में मैं थोड़ा-सा और डीप डाइव जाना चाहूँगा मतलब इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट। मैं अभी इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट्स कर रहा हूँ। एक है इन्वेस्टमेंट जो मुझे चाहिए है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मेरे लाइफ इवेंट्स है उसको कवर करने के लिए और एक इन्वेस्टमेंट है जो मुझे टैक्स प्लानिंग के लिए चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो हमने बात कर लिया है। टैक्स प्लानिंग में ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं कि जो हम कर सकते हैं, जिसमें हमें रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है और हमें जो टैक्स प्लानिंग है वो भी हो जाए हमारी? जब हम टैक्स प्लानिंग करते हैं और जब हम गोल डिफाइन करते हैं, तो एक तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, जहाँ से कि हमारा कॉर्पस बनेगा डिफरेंट डिफरेंट गोल के लिए। टैक्स प्लानिंग के लिए और टैक्स सेविंग के लिए जहाँ तक बात है, अगर आप, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, जैसे कि आप इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप पीपीएफ में भी कर सकते हैं। बट पॉइंट यही है कि हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, कि हमको हुँ, टैक्स डिडक्शन भी मिल जाए और हमारा जो कॉर्पस है वो भी बड़ा बने उसमें। तो 2 जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेटर है आज के डेट में, एक पहला है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में, एक होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, हुँ, जो कि आपको जब आप उसमें उस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपका लॉन्ग टर्म कॉर्पस बनाएगा, एंड साथ-साथ आपको टैक्स का डिडक्शन भी मिल रहा है। तो दोनों काम आपको हो रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट से। लॉकिंग पीरियड रहता बट है ना? उसका लॉकिंग, यस यू आर राइट, उसका लॉक इन पीरियड 3 साल का रहता है, कि 3 साल तक आप पैसा निकाल नहीं सकते उसमें से। बट ठीक है, 3 साल के लिए अगर आपको होराइज़न है, तो आप इवन अगर आप एफडी में पैसा लगाते हैं, तो भी आपको टैक्स में छूट मिलता है। उसमें भी लॉक इन 5 साल है, हुँ, हुँ, तो उससे हुँ, तो बेटर ही है करेक्ट। कि यहाँ पे आपको 3 साल का लॉक इन है, पैसा आपका ग्रो होगा, बिकॉज़ लॉन्ग टर्म में पैसा रखेंगे तो ही ग्रो होगा, एंड आपको टैक्स में छूट भी मिल रहा है, और आप म्यूचुअल फंड में मार्केट में भी पैसा लगा रहे हो। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है अदर देन ईएलएसएस इज़ एनपीएस। जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं इसको। इसमें जो है पैसा सैलरीड पर्सन भी लगा सकते हैं, इवन नॉन सैलरीड पर्सन भी लगा सकते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपको चूज़ करने का ऑप्शन रहता है नॉर्मली, कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, उसके बेसिस पे आपका पैसा थोड़ा मार्केट में भी लगता है, थोड़ा आपका बॉन्ड में भी लगता है, गवर्नमेंट बॉन्ड में, एंड थोड़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी लगता है एक्चुअली, उसके बेसिस पे। बट इसमें भी आपको छूट मिलेगा टैक्स में, एंड साथ-साथ आपका जो है ना लॉन्ग टर्म में आपका एक कॉर्पस बनेगा रिटायरमेंट के लिए, और एक अच्छा कॉर्पस बनेगा,
ये भी जो है ना, ये 2 इंस्ट्रूमेंट बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको दोनों पर्पस को सॉल्व करते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और टैक्स में आपको सेविंग भी हो रहा है एक्चुअली। तो टैक्स प्लानिंग के लिए ये बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स अभी अवेलेबल है। ओके। जो म्यूचुअल फंड्स है, कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं कि जो गोल्ड और सिल्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो मेटल्स को। तो आप रिकमेंड करते हो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स? सी गोल्ड जो है ना, नॉर्मली क्या होता है ना कि गोल्ड आपको कुछ परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, मे बी 5 to 10%, बिकॉज आपका इक्विटी भी आपके पास है, थोड़ा डेट भी आपके पास है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 100 माइनस एज, जस्ट एग्जांपल, अगर अपन 100 माइनस एज ले, कोई बंदा अगर 30 साल का है तो 70% उसने इक्विटी में डाल दिया, मे बी 20% डेट फंड में डाला और हाइब्रिड में डाला, ताकि उनका एक रेगुलर रिटर्न इसमें आएगा। एंड 10% जो है उन्होंने अगर गोल्ड में डाला, तो 70 20 10। तो क्या होगा कि कभी-कभी क्या होता है कि इक्विटी मार्केट आप अपना अच्छा नहीं करता है, उस समय आपको गोल्ड अच्छा करता है। जब हुँ, गोल्ड हुँ। अच्छा नहीं करता है तो इक्विटी अच्छा करता है। तो नॉर्मली इसमें कोरिलेशन है, उल्टा ओके। कोरिलेशन है कि हाँ, जब हाँ, आपका हाँ। इक्विटी मार्केट ऊपर है तो गोल्ड नीचे है। बट आपको एक पोर्टफोलियो को हेज करेगा ये, मतलब पोर्टफोलियो आपका एक ऑप्टिमाइज़ रहेगा, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं रहेगा। एक बैलेंस रिटर्न आपको मिल के देगा, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस वे में ग्रो हो। हुँ, आपको हुँ। बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा और आप रिस्क भी ले रहे हैं, आप पैसा भी बना रहे हैं। दोनों तरफ आप जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं, कर सकते हैं। होना चाहिए, बट एक सर्टेन परसेंटेज होना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बहुत लोग क्या करते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ। अब गोल्ड ज्वेलरी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि आपको नॉर्मली एक मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, हुँ, जो हुँ। कि 8% से चालू होता है और वो 20% 25% तक जाता है। करेक्ट। एक बार जैसे ही आपने गोल्ड खरीद लिया, वो मेकिंग चार्ज आपका ज़ीरो हो गया। हाँ। गोल्ड का ही प्राइस है, मेकिंग चार्ज आपको वापस मिलेगा नहीं। अगर आप हुँ, बेचने हुँ। अभी तुरंत जाते हैं, आप इमीडिएटली जाते हैं, तो आपको वो मेकिंग चार्ज नहीं मिलेगा। सिर्फ़ वो मेटल का खर अपने को मिलेगा सिर्फ प्राइस। मेटल का ही प्राइस मिलेगा, राइट? हुँ। उसमें भी थोड़ा बहुत हाँ, डिडक्शन वो कर लेंगे, जो भी उनका जो भी रूल रहेगा उसके हिसाब करेक्ट। से। तो सी नॉर्मली क्या है कि जब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें। हुँ, म्यूचुअल हुँ। फंड का जो गोल्ड स्कीम है, या एक ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, उसका गोल्ड स्कीम होता है, उसमें आप इन्वेस्ट करें। या तो गवर्नमेंट भी लाती है बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड बोलते हैं उसको, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, हुँ, उसमें हुँ। भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो मेकिंग चार्जेस का नहीं है। एटलीस्ट आपका जो है वो गोल्ड से लिंक है और गोल्ड प्राइस से आपका बढ़ेगा, तो आपको रिटर्न उस पे मिलेगा। तो लेकिन आप अभी रिसेंटली कुछ आया था ना कि उसमें से गवर्नमेंट ने द स्कीम्स वो बंद करे करके, गोल्ड स्कीम्स, मतलब सोवरेन गोल्ड। ये स्कीम आती रहती है मार्केट में। जैसे क्या ओके। होता है, नॉर्मली क्या होता है, पहले जो स्कीम चल रही थी, हुँ, हुँ। उसका एक मैच्योरिटी पीरियड रहता है। तो मान लीजिए 5 साल का है या 7 साल का है, 8 साल का है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो पे कर देगी, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। तो फिर दूसरा स्कीम आएगी, ऐसे स्कीम आती रहती है। आज स्कीम ओके। आई, तो फिर 8 साल चलेगी, ऐसे करके। तो जब स्कीम आती है तब आप पैसा लगाइए, अदरवाइज़ आपके पास और भी अल्टरनेटिव है। जैसे आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में लगाइए, वो हुँ, भी हुँ। गोल्ड में आपका इन्वेस्ट होगा। सिमिलरली जो म्यूचुअल फंड है, जो गोल्ड में अंडरलाइंग है उनका, हुँ, जो हुँ, गोल्ड हुँ, में हुँ। निवेश करते हैं, उसमें भी आप लगा सकते हैं। सी आइडिया ये है कि आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाएँ, ताकि आपको मेकिंग चार्ज वगैरह वो सब का चक्कर ना आए। आपका प्राइस टोटली गोल्ड के साथ रहेगा। गोल्ड बढ़ेगा, तो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी बढ़ेगा और आपके फिंगर टिप्स पे रहेंगे वो। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो उसमें हमेशा एक रेगुलेटर का काम आता है। पूरा मार्केट को रेगुलेट करना, जो कॉमन पर्सन है उसके इंटरेस्ट को भी सेव करना। तो ऐसे कौन से रेगुलेटर्स हैं और उनका क्या-क्या काम रहता है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। सी नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट? अलग अलग तरह के हैं, तो अलग अलग तरह के रेगुलेटर भी है। जैसे फाइनेंशियल मार्केट है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इनको रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेबी। हुँ, हुँ। जो सेबी मार्केट रेगुलेटर है, वो पॉलिसी बनाती है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में काम करती है, मॉनिटर करती है। सिमिलरली आपका जो पीएफ है, पेंशन है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीएफआरडीए। इंश्योरेंस जो अपना है, उसके लिए रेगुलेटर है, आईआरडीए। हुँ, इनका हुँ। काम ही है पॉलिसी बनाना, मॉनिटर करना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ताकि इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया है, उनका पैसा सेफ रहे, कोई गलत ना हो जाए उनके हुँ, साथ। हुँ, हुँ। तो बहुत सारे पॉलिसी रेगुलेट वो करते हैं एक्चुअली, उसके अराउंड में भी, एजेंट के अराउंड और जो इंस्टीट्यूशन है उनके अराउंड, ताकि आपका पैसा जो है ना, वो सेफ रहे। अगर हम आज से 15 साल पहले देखेंगे, तो इंटरनेट इतना था नहीं, तो इंटरनेट रिलेटेड जो फ्रॉड्स थे उतने भी थे नहीं। जो फ्रॉड थे वो रहते थे कि स्कीम में गलत स्कीम में लगा दिया पैसा। मतलब पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किसी ने हमें बता दिया कि हाँ, पैसा यहाँ पे लगा दो, उसको उसका कमीशन मिल गया, लेकिन हमारा पैसा डूब गया उसमें।
लेकिन आज की डेट में हर जगह से स्कैम हो सकता है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं और कौन-कौन से मोस्ट पॉपुलर अभी स्कैम है? सी स्कैम जो है ना आज के डेट में बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम्स चल रहे हैं एक्चुअली। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताऊं तो पोंजी स्कीम है। वो पोंजी स्कीम में क्या होता है, नॉर्मली वो बताते हैं कि आपको हाई रिटर्न मिलेगा। मे हुँ, बी आपका पैसा जो है वो 3 साल में डबल हो जाएगा, या आपको 2 साल में डबल हो जाएगा। इवन कभी कभी ऐसा भी रहता है कि 3 महीने में डबल हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि इतना रिटर्न का वो प्रॉमिस कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये कैसे काम कैसे करता है, नॉर्मली करता क्या है कि वो आपका कॉन्फिडेंस को गेन करते हैं। आप पहले छोटा अमाउंट लगाते हैं, आपको पैसा भी वापस मिलता है। धीरे धीरे आप किसी और को रिकमेंड करते हैं। ऐसे करते करते वो नेटवर्क इतना बड़ा बन जाता है, और 2-3 साल का रहता है। नॉर्मली इसका लाइफ साइकिल ही 2 से 3 साल का रहता है। 3 साल में फिर वही उनका रहता है कि चलो 1 साल में ट्रस्ट डेवलप करो, बाद में पैसा आएगा और लेके निकल जाने का। तो इसमें जो है ना लोग ज़्यादातर फंस जाते हैं पोंजी स्कीम में। जो बेचारे का हार्ड अर्न मनी है वो डूब जाता है एक्चुअली, वो ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में। इसीलिए अपना हमारा रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स समझ के निवेश करें। वही निवेश करें जहाँ पे कि आपका पैसा कम से कम सेफ रहे एंड ग्रो भी करे। दोनों आपका होना चाहिए। दूसरा स्कैम मार्केट में ये चल रहा है कि आपको मैसेज आते हैं कि आपका हुँ, केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है बैंक का, करेक्ट। राइट? लिंक आते हैं कि अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आपका बैंक अकाउंट जो है सीज कर दिया जाएगा, हुँ, बंद कर हुँ, दिया जाएगा। और आप एक्शन ले लेते हैं। जैसे ही आप हुँ, लिंक पे क्लिक करते हैं, आपका अकाउंट जो है वो खाली कर देते हैं। हुँ, हुँ, इससे भी अपने को बच के रहना है कि बेटर है आप बैंक से डायरेक्टली बात करें, आपका रिलेशनशिप मैनेजर होगा, या आप सीधा बैंक ब्रांच के पास चले जाइए, आप उनको कस्टमर केयर को कॉल कर लीजिए कि भाई ऐसा-ऐसा है, मुझे क्या करना चाहिए, हुँ, राइट? तीसरा चीज़ है कि इंश्योरेंस, ये भी एक फ्रॉड होने लग गया है कि फ़ोन आता है कि आपका इंश्योरेंस मैच्योर हो गया है। हुँ, हो सकता है आपने इंश्योरेंस लिया भी नहीं होगा, करेक्ट। लेकिन आपको फ़ोन आता है कि आपका इंश्योरेंस मैच्योर हो गया है, आपको ये डिटेल सबमिट करना है। आपको लगा कि ठीक है, किया होगा कुछ, आपने सबमिट किया, हुँ, हुँ, पता हुँ, चला कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लिया उन्होंने एंड आपका अकाउंट जो है ना खाली कर दिया। एक और 2 और जो स्कैम चल रहे हैं अभी मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे ना न्यूज़पेपर में, अल्टरनेट डे, एवरी अल्टरनेट डे आप पढ़ेंगे कि ऐसा हो रहा है। जैसे कि एक है डिजिटल अरेस्ट, हाँ। कि डिजिटली जो है ना लोग बोलते हैं कि आपके पैकेट में कुछ ड्रग मिल गया, हुँ, हुँ, या हुँ, आपने कुछ मनी लॉन्ड्रिंग किया है एंड आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है। हुँ, आप हुँ, 7 दिन तक कहीं नहीं जा सकते हैं। हुँ, हुँ, आप मॉनिटरिंग में हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब इसके लिए पुलिस प्रोटोकॉल जो भी है, वो सब उसके थ्रू होता है। ये सब स्कैम है। वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं एंड नॉर्मली जो है ना इसके शिकार जो है ना वो सीनियर सिटीज़न होते हैं सीनियर एक्चुअली। सिटीज़न होते हैं, करेक्ट। बिकॉज़ वो जल्दी डर जाते हैं हुँ, एक्चुअली, हुँ, उनके पास पैसा भी है, रिटायरमेंट के पैसा है। तो वो जो है बेचारे सोचते हैं कि अरे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं करेंगे। एंड ये स्कैमर क्या बोलते हैं कि आपको वेरिफिकेशन के लिए आपके पास जो भी फंड है वो पैसा आप हमको दे दीजिए, बाद में वेरिफिकेशन के बाद आपको हम वापस कर देंगे। हुँ, हुँ, बट जैसे ही आप पैसा उनको दे देते हैं, लेके फिर गायब हो हो गया जाते हैं एक्चुअली। वेरीफाई। तो ये जो है ना स्कैम बहुत ही चल रहा है एक्चुअली। और ऑलमोस्ट अल्टरनेट डे आप पढ़िएगा पेपर में कि न्यूज़ आ ही रहा है। यहाँ पे बेचारे 85 ईयर्स के साथ ऐसा हो गया, 70 ईयर के साथ ऐसा हो गया, ये हाँ, रिटायर पर्सन थे वैसा। दूसरा एक और जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है फ्रॉड, जो है ट्रेडिंग फ्रॉड, वो बोलते हैं शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग। हुँ, वो हुँ, क्या करते हैं, इनका मॉडल क्या होता है कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे हाँ, और वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे। वो बोलेंगे मैं मुझे इतना रिटर्न मिला, मुझे इतना रिटर्न मिला, मुझे इतना मिला। फिर आप मोटिवेट हो जाएँगे कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट मैं भी करता हूँ। फिर देन वो अपना एक ऐप देंगे कि इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने इन्वेस्ट चालू किया, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया, आपको बराबर लगेगा कि आपने इन्वेस्ट किया, आपने प आपका पैसा ग्रो भी कर रहा है, आपने पैसा निकाला भी। फिर आप क्या हो जाएगा, आप मोटिवेट हो जाएँगे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। हुँ, तो हुँ, आपने 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ डाल दिया और उसके बाद में फिर वो ऐप ही बंद कर देते हैं, मिलते भी नहीं हैं। हुँ, हुँ, तो पता चलता है कि आप ज़्यादा प्रॉफ़िट के लालच में आपका जो खुद का जो पैसा था, वो भी चला जाता है। तो पॉइंट करेक्ट, यही है एक्चुअली यार सर, मैं रिकमेंड वही लोगों को करता हूँ कि आप लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट कीजिए, कि आपका कम से कम कॉर्पस पहले प्रोटेक्टेड रहे एंड देन उसके बाद आपका रिटर्न एक जनरेट करे। बिकॉज़ देखिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेसफुल होने के लिए चाहे आप करियर में सक्सेसफुल होना है, चाहे आपको इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल होना है, आपको टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप करेक्ट, टाइम नहीं देंगे, अब देखिए कोई भी बंदा एक प्रोफ़ेशनल जब बनता है, कितना साल लगाता होगा वो, राइट? करेक्ट, पहले तो वो ट्रू। 12 करता है फर्स्ट, फिर उसके बाद वो 4 साल, 5 साल का प्रोफ़ेशनल डिग्री करता है वो, हुँ, राइट? तो अपने लाइफ़ के लगभग जो है वो 15 से 18 साल देता है वो, हाँ, या 25 साल समझिए, बहुत छोटा ही था पहले। चलो 1 टू 6 तो कुछ नहीं करता, हाँ, हाँ, लेकिन बाद में 6 टू 22, 23, 16 से 17 साल
वो डेडिकेटेड देता है एक्चुअली, तब जाके वो प्रोफेशनल बनता प्रोफेशनल है बनता है। एंड देन वो कमाना चालू करता है, अर्निंग चालू करता है, राइट? सेम इन्वेस्टमेंट का भी है। अगर आप टाइम देंगे तब जाके जो है ना, वही बोला जाता है कि आपका जो पैसा है ना, जब आप बुढ़ापा में आप पहुँच जाए, जब आप बूढ़ा हो, तो आपका पैसा जवान हो जाना चाहिए। तब आपको ट्रू। जो है ना, वो एक्चुअली आगे का जो है वो सँभाल लेगा बिकॉज़ 2 एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, जो मेरे साथ में हुआ है। रेगुलरली कॉल आता है कि द एक्स-वाई-ज़ेड बैंक है, उसके साथ में आपने इंश्योरेंस लिया था। आपने 1 ही साल पे किया, फिर बाद में किया ही नहीं। हुँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैंने किया होगा पहले करके। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेल आईडी दे दीजिए, मैं अपने मेल पे चेक कर लूँगा। मतलब सारी डिटेल्स दीजिए मुझे कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्या है, आप वो दे दीजिए, फिर मैं चेक कर लेता हूँ। क्योंकि जब से इन्वेस्टमेंट हमने चालू किया, तब से तो मेल पे सब कुछ आ ही रहा है। तो बोला कि नहीं, हमारा सिर्फ़ ये जो है आउटबाउंड है, हम सिर्फ़ कॉल करते हैं। हमारा रिलेशनशिप मैनेजर आपको कॉन्टैक्ट करेगा, वो भी कॉल पे ही, सामने नहीं आएगा। कॉल करेगा, वो आपको बताएगा कि कैसे नेक्स्ट वो पॉलिसी फिर से रिन्यू करनी है और आप फिर रिन्यू कर सकते हो। ये एक चीज़ है। और सेकंड चीज़, ये जो मैं पॉडकास्ट तैयार करता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद में रील्स क्रिएट करता हूँ। हुँ, उसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग रहते हैं, फ्रॉडलेंट लोग रहते हैं, वो देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, तो इसके नाम से अकाउंट बना देते हैं। मेरे हुँ, नाम से अकाउंट बना दिया कि हर्षल फाइनेंशियल सर्विसेज या ट्रेडिंग ऐसा समथिंग, और सबको इन्विटेशन चले गए फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप के। मुझे एक ने बताया कि ये देखो आपके आया है करके, लेकिन ये मेरा नहीं है। फिर मैंने फेसबुक पे भी डाला, लोगों को मैसेजेस भी किए कि ये मेरे नहीं है, आप इनको ब्लॉक करो। तो उन्हें वो जो आपने बताया था कि ट्रेडिंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, वैसे बनाना उन्होंने चालू कर दिया था। ओके। तो ये तो 2 चीज़ें। ये आम बात है एक्चुअली हर्षल। अब सोचिए कि आप पढ़े लिखे हैं, आप प्रोफ़ेशनल हैं, आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये स्कैम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, जो बेचारे उनके बच्चे मे बी बाहर रहते हैं, अकेले खुद रहते हो, वो नहीं डिसाइड कर पाते हैं। उनको करेक्ट। लगता है कि ये सही होगा, जेनुइन होगा, डर जाते हैं और वो कर बैठते हैं एक्चुअली वो, कि जैसे ही आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके पास गया, आपका अकाउंट जो है वो खाली कर देंगे। सब डर का खेल है एक्चुअली, इतना डरा देते हैं वो कि आप जो है ना पैसा देने पर अपना मजबूर हो जाते हैं और फिर बाद में देखिए वो बेचारे जो सीनियर सिटीज़न है उन्होंने उनकी लाइफ टाइम की कमाई वो चली जाती है। तो उसके बाद फिर वो क्या करेंगे वो? पूरा पैसा अपना दे देते हैं। तो जितेंद्र जी, ये हमारा आज का पॉडकास्ट था। सम अप कीजिए ये पॉडकास्ट को, लेकिन उसके पहले आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं? मेबी आपको ऐसा लगा हो कि कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस नहीं किए हैं। अ, नहीं, आई थिंक वी हैव कवर्ड एक्चुअली ऑल द पॉइंट्स व्हिच नॉर्मली ना फॉर एक इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए एंड आई एम थैंकफुल हर्षल कि गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर दोज इनपुट्स बिकॉज सी क्या होता है कि मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक किया हुआ है एंड देन व्हेन आई टेल इट इज़ माय एक्सपीरियंस ऑल्सो जो भी मैंने बताया आपको ये सब सारे तो मैं 5 चीज़ें बताना चाहूँगा इन्वेस्टर को अगर मैं की समराइज़ करूँ तो 5 चीज़ों में मैं करना चाहूँगा। तो पहला तो ये है पहला तो ये है कि फर्स्ट जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए, कि पहले आप लिखें। पहले क्या होता था हमारी जो मम्मी होती थी वो लिखती थी। उनको एक अमाउंट दिया जाता था कि इतने में घर चलाना है। उसमें वो लिखती थी, घर चलाती थी और पैसा भी बचाती थी। राइट? क्यों? क्योंकि वो लिखती थी। हम लिखना ही करेक्ट। भूल गए हैं। हमको पता ही नहीं है कि हम पैसा कमा रहे हो तो पता है लेकिन जा किधर रहे पता नहीं है। राइट? तो ये पहला चीज़ है कि रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड है कि हमारा फाइनेंशियल गोल डिफाइन होने चाहिए बिकॉज जब आप लिखेंगे डिफाइन करेंगे तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे और वो आपका कॉर्पस बनेगा लॉन्ग टर्म में उसके प्रति आप काम करेंगे एक्चुअली। दूसरा जो है ये हमारा होना चाहिए। तीसरा जो है हमारा इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो हमारे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होना चाहिए, ना कि ऐसा कि हमारे पास रिस्क लेने की कैपेसिटी 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने की है, हम जमा कर रहे हैं 3,000 रुपये महीना, तो फिर हमारा कॉर्पस नहीं बनेगा नहीं एक्चुअली। बनेगा। तो हमारे जो रिस्क कैपेसिटी है उसके बेसिस पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म कॉर्पस बनेगा। चौथा जो है वो प्रोफेशनल का हेल्प ले, बिकॉज प्रोफेशनल का जब आप हेल्प लेते हैं आपको गाइडेंस मिलता है, आपको उनका एक्सपीरियंस मिलता है एंड देन वो जो आपको जर्नी में जो हेल्प करते हैं ना, बिकॉज ये जर्नी छोटा नहीं है, 15 से 20 साल का जर्नी है। उसमें अगर आपके पास एक प्रोफेशनल है भले ठीक है थोड़ा एक छोटा खर्चा भी लगेगा, लेकिन अगर आपको वो रिटर्न बना के दे रहे हैं, आपके गोल को पूरा करने में हेल्प कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। तो वो जो है करना चाहिए। एंड पाँचवा जो है वो खबर पढ़ना बंद कर दें। ये ट्रम्प का टेंट्रम है, ये सब होता रहेगा एक्चुअली, खबर को अनसुना कर दे।
नहीं तो आपका कॉर्पस जो है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि जैसे ही आप खबर पढ़ते हैं, आप डरते हैं। आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, आप उसको सोचा छोड़ो यार, अभी बेच देते हैं, बाद में इंटर करेंगे। मार्केट अभी करेक्ट। डाउन है, ऊपर है, नीचे है, जो भी आप उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, आप फियर के हुँ, बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। जबकि आपको डिसीजन लेना है आपके टाइम होराइज़न के बेसिस पे। तो आप खबर जो है जैसे ही बंद कर देंगे आप डेली देखना बंद कर दें कि क्या हुआ आज? आज मेरा इन्वेस्टमेंट कल 1 करोड़ था, आज जो है वो 95 लैक्स हो गया, कल 90 लैक्स हो गया, आप छोड़ दो उसको आप। तो ये 5 चीज़ें जो है ना, अगर कोई इन्वेस्टर अगर करता है, तो डेफ़िनेटली वो एक लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जो है ना, लिटरेसी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकता है। और डेफ़िनेटली ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वही है कि आपको कंसिस्टेंसी, सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन हुँ। करना पड़ेगा, तो आपका जो है ना ये गोल हो सकता है। एंड बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमको इनवाइट किया। मुझे भी अच्छा लगा, बहुत सारे पर्सपेक्टिव जो है आपका सुनने का मौका मिला, इन्वेस्टर का, एंड आपका खुद का एक्सपीरियंस सुनने का मौका मिला। सो द थैंक यू सो मच फॉर द थैंक यू सर, आपने काफ़ी एक अच्छी तरीके से बताया, काफ़ी एग्ज़ाम्पल दिए, काफ़ी सारे जो इनसाइट्स थे इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि हम सुनते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम वही इनसाइट्स को हम यूज़ करेंगे, तो एट लीस्ट हम कहीं न कहीं तो पहुँच जाएँगे। थैंक यू सो मच, और हम नया पॉडकास्ट लेके आएँगे आपके साथ में और डिटेल में बात करेंगे उसके ऊपर। ज़रूर, ज़रूर, डेफ़िनिटली आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। आई होप आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया, आपको ये पसंद भी आया होगा। इसमें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसको आपको खुद को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे हमें बताया गया था कि हमें खुद को नॉलेज रहना चाहिए, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है। हमें संयम रखना चाहिए कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है और कब तक का इन्वेस्ट करना है। ऑब्वियसली जितना हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उतना हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा। एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि हमें 7 साल का तो भी हमें टाइम देना चाहिए हमारे ₹1 को, कि वो इन्वेस्ट होके आगे बढ़े। क्योंकि करोड़पति ऐसे ही नहीं बनते हैं, उसके लिए टाइम लगता है और वो टाइम हमें देना चाहिए। हमारे पैसे के लिए, पैसे को, और हमारे खुद के लिए भी। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, ये वीडियो को हमारे फैमिली के साथ देखिए और वो हर पर्सन के साथ वो ये वीडियो शेयर कीजिए, जिसे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ऑब्वियसली सबको ज़रूरत है। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।